ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या परंपरा को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और दोस्तों, अगर आप माइथोरा पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चुटकुले सुनने की बात सुनकर छात्र थोड़े निराश हुए, लेकिन कुछ न कुछ तो था। सब शांत होकर उत्सुकता से रोहन गुप्ता की तरफ देखने लगे। विपुल गुप्ता को थोड़ी निराशा हुई। उम्मीद थी कि रोहन गुप्ता घमंड में मंच पर नहीं आएगा, या आया भी तो कुछ बेकार करके मुंह की खाएगा। सहपाठियों से सुना था कि रोहन गुप्ता का कोई खास हुनर नहीं, लेकिन चुटकुले सुनाने की बात मन में नहीं आई थी। ये तो कोई भी कर सकता है, चालाक है, विपुल गुप्ता ने मन में सोचा। असल में रोहन गुप्ता को मंच पर खींचकर दबाव में लाना चाहता था, लेकिन रोहन गुप्ता की ठंडी नज़र ने उसे पीछे धकेल दिया। उसकी नज़र इतनी डरावनी होगी यह उम्मीद नहीं थी। एक जंगली जानवर की तरह घूरने से रूह कांप गई और एक शब्द नहीं निकला। ये तब हुआ जब सैंडबैग चीरते हुए पता चला था कि मूल ऊर्जा शरीर से बाहर भी जा सकती है। बाद में प्रयोग करके पाया कि शरीर के किसी भी हिस्से से निकाल सकता है, लेकिन कवच भेदी क्षमता के लिए शरीर के बहुत पास होना जरूरी था, दूर से असर नहीं होता। तब आंखों का ख्याल आया, हमला नहीं बल्कि डराने के लिए। पाया कि मन की अवस्था के हिसाब से आंखों से निकलने वाली मूल ऊर्जा का असर अलग अलग होता है। जैसे खुश होने पर आंखों से निकलने वाली मूल ऊर्जा दूसरों को भी खुशी देती है, और बाकी भावनाओं के साथ भी यही होता है। विपुल गुप्ता को झंझट करते देख उसे घूरा और हनुमान सिंह के अनोखे भाव की नकल की। पहले पड़ोस के एक खूंखार कुत्ते पर मूल ऊर्जा से प्रयोग किया था, जो मालिक के अलावा सबको भौंकता था। मूल ऊर्जा से घूरते ही वह एक कोने में दुबक गया, पूंछ टांगों के बीच दबाई और चुप हो गया। असर देखकर बहुत खुशी हुई। फिर उसे प्यार से देखा तो फौरन पूंछ हिलाने लगा। अगर एक बार और नहीं डराया होता तो जंजीर तोड़कर पीछे आ जाता। मूल ऊर्जा भावनाएं ले जा सकती है, लेकिन सीधे आदेश नहीं। बैठो या लेटो जैसे सरल निर्देश देने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते को कुछ समझ नहीं आया। इससे पता चला कि मूल ऊर्जा सिर्फ भावनाएं पहुंचा सकती है, जो दिमाग की गहराई तक जाती हैं, लेकिन सटीक जानकारी नहीं। और सिस्टम ने कोई मदद नहीं की। बिल्कुल बेदर्द उपन्यासों के सिस्टमों जैसा नहीं, जो भावनाएं रखते हैं, बात करते हैं और नायक के लिए थकान भूलकर फायदे खोजते रहते हैं। कुछ तो हंसी मजाक करने वाले भी होते हैं। अपने सिस्टम को सोचते हुए रोहन गुप्ता को हैरानी हुई कि बनाने वाले ने इसमें कोई भावना क्यों नहीं डाली। यहाँ तक कि नाम बदलना भी मना था। जब भी पूछा, दादा की तरह रौब दिखाया। नहीं, ये पक्का दादा ही है। रोहन गुप्ता ने शिकायत करना छोड़ दिया। खांस खांस। ठीक है, सब हाथ और मुंह में जो है वो रोको, वरना हंसते हुए पास या सामने वाले पर थूक पड़ सकता है, जो न सिर्फ दोस्ती खराब करेगा बल्कि खाना भी बर्बाद होगा। तब मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। पहले बता देता हूँ, जो नहीं माने उसका नुकसान उसका अपना। तैयार हो सब? रोहन गुप्ता ने माहौल गर्म करते हुए जोर से कहा। सच कहें तो सबके बीच में खड़े होने का अपना मजा था। हाँ, तैयार हैं, परवाह मत करो, जिम्मेदारी नहीं लेनी, बस सुनाओ। बिल्कुल, रोहन गुप्ता, जल्दी सुनाओ। ये चुटकुला होगा क्या? छात्र शोर मचाने लगे। पहले कभी नहीं सोचा था कि आमतौर पर शांत रहने वाला रोहन गुप्ता इतना मजेदार हो सकता है। पहले सिर्फ बोर्ड पर सीधे सीधे पढ़ाते देखा था, आज पहली बार इतना खुलकर सामने आया। ठीक है, मुख्य बात पर आते हैं। ध्यान से सुनो। ये स्कूल में होने वाले चुटकुलों की एक श्रृंखला है और नाम है छोटू निकलो बाहर। रोहन गुप्ता ने बिना चेहरे पर भाव लाए कहा। चुटकुला सुनाने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है? जब सुनाने वाले के चेहरे पर कोई हंसी न हो, वरना खुद हंस पड़ो तो चाहे कितना भी मजेदार हो, मजा कम हो जाता है। छात्र उत्सुकता और जिज्ञासा में भर गए। छोटू, कितना आम नाम है, निकाला क्यों जाएगा? क्या गलती की होगी? रोहन गुप्ता ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे शुरू किया। क्लास में छोटू सिर मेज पर रखकर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। टीचर पास आकर चिंता से पूछती हैं, छोटू, फिर तबीयत खराब है? छोटू बिना सिर उठाए बोला, हाँ, सिर दर्द है। टीचर ने कहा, डॉक्टर की पर्ची लाओ तो घर जाकर आराम कर सकते हो। छोटू बोला, सिर दर्द इसीलिए है क्योंकि डॉक्टर पर्ची नहीं देते। टीचर बोली, निकलो बाहर। पूरी क्लास हंसी में फट पड़ी। हा, सिर दर्द इसीलिए है कि पर्ची नहीं मिली।
छोटू बहुत प्यारा है, हा हा। मर गए हंसते हंसते। रोहन गुप्ता ने आगे जारी रखा। टीचर क्लास में छोटू से पूछती हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। छोटू, ये सवाल जवाब दे सकते हो? छोटू ने कमजोर आवाज में कहा। टीचर, मुझे नहीं पता। टीचर ने जोर से कहा, मर्दों जैसा जवाब दो। छोटू सोच में डूब गया और फिर अचानक मेज पर मुक्का मारकर बोला, मैं मर्द हूं, नहीं पता। टीचर बोली, निकलो बाहर। इतिहास की क्लास में टीचर ने पूछा, छोटू, कबीरदास जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? छोटू ने कहा, रचना तो नहीं पता लेकिन उनके आखिरी शब्द जरूर पता हैं। उत्सुक टीचर ने पूछा, क्या बोले थे? छोटू बोला, ये घास जहरीली है। टीचर का गुस्सा भड़क उठा। तुम निकलो बाहर। छोटू ने कहा, टीचर, एक सवाल पूछना है। टीचर बोली, निकलो बाहर। छोटू ने फिर कहा, टीचर, सच में बस एक सवाल। टीचर चिल्लाई, भगवान के लिए, लड़कियों के शौचालय से अभी निकलो। टीचर बोली, छोटू, निकलो बाहर। छोटू ने पूछा, क्यों? मैंने कुछ किया नहीं। टीचर बोली, क्योंकि मैं सवाल पूछने वाली हूँ। हा हा। मर गए हंसते हंसते। छोटू बहुत क्यूट है। रोहन गुप्ता, तुम बहुत मजेदार हो। छोटू के लिए बुरा लग रहा है। नहीं, टीचर के लिए बुरा लगना चाहिए। हाँ, हा हा हा। ये किसने सोचा होगा? और सुनाओ, और, बिल्कुल, और, नहीं। 10 और सुनाओ। छोटू की पूरी श्रृंखला सुनकर सब हंसते हंसते सांस लेना भूल गए लेकिन और चाहते थे। ठीक है, कुछ और सुनाता हूँ, वैसे भी और कुछ करना नहीं है। रोहन गुप्ता ने हंसते हुए कहा, पिछली जिंदगी में गाने ज्यादा याद नहीं थे लेकिन मजेदार चुटकुले बहुत थे। जब बोरियत या परेशानी होती थी तो मजेदार वीडियो देखना रोज की आदत थी, इसलिए बहुत सारे कॉमेडी के दृश्य याद थे। हा हा हा। अब नहीं झेल सकते। रोहन गुप्ता, स्केच कॉमेडी करो, काम का रास्ता है। बिल्कुल, बहुत उम्मीद है। 10 मिनट से ज्यादा में रोहन गुप्ता ने ढेर सारे चुटकुले और मजेदार कहानियां सुनाई जिनसे छात्रों की सांसें फूल गईं। ये चुटकुले पहले सुने हुओं से बिल्कुल अलग थे, अनोखे और मन को झिंझोड़ने वाले, और पहली बार सुन रहे थे। कई बार विपुल गुप्ता भी हंसने वाला हुआ लेकिन जैसे ही याद आया कि रोहन गुप्ता सुना रहा है, तुरंत रोक लिया। लेकिन हंसी रोकने से चेहरा लाल होने लगा। रोहन गुप्ता को इसकी जरा परवाह नहीं थी। इतने घटिया और बिना दिमाग वाले दुश्मन को हराना कोई बड़ी बात नहीं। ये बंदा आया कहाँ से? वक्त देखकर रोहन गुप्ता ने समेटने की सोची। ज्यादा याद नहीं थे, बहुत से स्टैंड अप और मजेदार कहानियां थीं, असल चुटकुले कम थे। ज्यादा देर बोलता तो लोग निचोड़ लेते। ठीक है छात्रों, अब ज्यादा नहीं बचे। आखिरी एक पहेली, एक छात्र की मदद चाहिए। रोहन गुप्ता ने कहा। छात्र सुन रहे थे, कुछ नहीं बोले। 10 मिनट से ज्यादा बोला था और बहुत तालियां मिली थीं। इतने सारे चुटकुले याद रहना ही काबिले तारीफ था। रोहन गुप्ता को और रोकना ज्यादती होती। हाँ, देखते हैं। विपुल साहब, ऊपर आइए, 3 सेकंड में जवाब देना होगा। रोहन गुप्ता ने विपुल गुप्ता की तरफ कहा। इस मुकाम तक आकर विपुल गुप्ता को ही आखिरी मोहरा बनाना था। चाहे जो हो, रोहन गुप्ता अजेय रहेगा। विपुल गुप्ता ने नाम सुनते ही पहले मना करना चाहा लेकिन हार नहीं मानना था, इसलिए खड़े होकर बोला, पूछो। सुनो, 100 मीटर की दौड़ में बाकियों के साथ भाग रहे हो। दौड़ते हुए दूसरे स्थान वाले को पछाड़ दिया। अब किस स्थान पर हो? रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए पूछा। पहले पर। रुको, नहीं, दूसरे पर। विपुल गुप्ता ने जल्दी जवाब दिया और खुशी हुई कि दिमाग तेज था। साथ ही रोहन गुप्ता को जीत की नजरों से देखा। ये तो 10 बार और कर सकता है। विपुल साहब ने भी जवाब दिया। अच्छा, दूसरा सवाल, अगर आखिरी स्थान वाले को पछाड़ दो तो किस स्थान पर होगे? रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए पूछा। जाहिर है आखिरी स्थान पर। विपुल गुप्ता ने बिना सोचे जवाब दिया। एक ही सवाल 2 बार, इतना बेवकूफ नहीं। उसके नजरिए में रोहन गुप्ता का दिमाग फिर गया था। विपुल साहब, बहुत खूब। ठीक है, सब खाओ पियो मन भर। रोहन गुप्ता ने ताली बजाई और विपुल गुप्ता को मजाक भरी नजरों से देखकर वापस अपनी सीट पर चला गया। विपुल गुप्ता को उम्मीद नहीं थी कि रोहन गुप्ता का सवाल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसे इन 3 सवालों में कुछ खास मुश्किल नहीं लगी। ये तो उसे चमकने का मौका दे रहा था। पहले सोचा था कि रोहन गुप्ता यह मौका उससे बदला लेने के लिए इस्तेमाल करेगा और सहपाठियों के सामने हंसी का पात्र बनाएगा। इसके लिए तैयार था लेकिन रोहन गुप्ता ने ये किया तो उसे रुई में मुक्का मारने जैसा लगा। क्या रोहन गुप्ता सुलह करना चाहता है? लेकिन चेहरे पर ऐसा कोई भाव तो नहीं था।
विपुल गुप्ता एक पल के लिए उलझ गया, लेकिन जब तक शर्मिंदगी नहीं हुई ज्यादा परवाह नहीं की। तमाशा देखने के लिए तैयार सहपाठी भी उलझन में पड़ गए। बस कुछ समझदार छात्र रोहन गुप्ता के पहले सवालों पर सोच रहे थे, मानने को तैयार नहीं थे कि इतना आसान था। आखिरकार वे सवाल थोड़े अजीब जरूर थे। कहानी पूरी तरह खुलने से पहले ही अचानक रुक गई, जो कुछ उत्साही छात्रों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। प्रिया मल्होत्रा ने भी यह अजीबपन नोट किया, लेकिन चतुर लड़की होने के नाते तुरंत रोहन गुप्ता के सवालों की असलियत समझ गई। समझते ही हल्के से मुस्कुराई। जानती थी कि रोहन गुप्ता विपुल गुप्ता को यूं नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी भी छोटी बात हो। अब प्रिया मल्होत्रा ने विपुल गुप्ता की तरफ हल्की सहानुभूति से देखा। बेचारा खुद फंस गया। 1 मिनट में कुछ और लोगों को रोहन गुप्ता के सवालों में छुपा जाल समझ आ गया और उनकी नज़रें अजीब होकर खुश विपुल गुप्ता पर जा टिकीं। कुछ ने दूसरों को भी बताना शुरू कर दिया, आखिरी से आगे हो तो कहाँ से आए, तुम हो ही नहीं। पूरी बात संदेहास्पद रूप से परेशान करने वाली है, या ज्यादा सटीक कहें तो जाल। सहपाठियों में चर्चा बढ़ते ही विपुल गुप्ता धीरे धीरे समझने लगा। चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पहले 2 सवाल ज्यादा मायने नहीं रखते थे, सही या गलत कोई बात नहीं, लेकिन तीसरा जोड़ने पर और उसने सही जवाब दिया तो ये खुलकर मजाक बन गया। इसके साथ रोहन गुप्ता की वाहवाही जैसे बुरा नहीं और खूब के शब्द चाकू की तरह विपुल गुप्ता के दिल में उतर गए। ये तो आत्मा कुचलने वाला था। रोहन गुप्ता ने गुस्से से हत्यारी नजरें डालने वाले विपुल गुप्ता की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। रोहन गुप्ता अपनी सीट पर वापस आया। यार रोहन, क्या हुआ? उस आदमी को यूं छोड़ दिया? आर्यन पटेल झुककर पूछने लगा। तैयार था कि रोहन गुप्ता विपुल गुप्ता को बहस में धो देगा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि रोहन गुप्ता ने विपुल गुप्ता से कुछ सवाल पूछकर तारीफ भी की। यह अचानक अंत सच में दिमाग हिला गया। लगता है तुम्हारी अक्ल को मैंने ज्यादा आंका, रोहन गुप्ता ने मुंह ढककर कहा। तुम प्रिया मल्होत्रा, तुम्हें पता है क्या हुआ? चिढ़े हुए आर्यन पटेल ने जल्दी से प्रिया मल्होत्रा से पूछा। दूसरे सवाल में तर्क की गलती है, प्रिया मल्होत्रा ने हंसते हुए जवाब दिया। दूसरे में सही तो है, आखिरी को पछाड़ना यानी सबसे आगे। ओह, सच में समस्या है। हाँ, उस विपुल गुप्ता को ऐसे ही सबक मिलना चाहिए था। आर्यन पटेल आखिरकार समझा। नहीं हो वाली बात जोड़कर विपुल गुप्ता को मिली चोट की गहराई समझ आई और ज्यादातर शिकायत गायब हो गई। ऋतु शर्मा ने जब छात्रों के बीच अजीब माहौल देखा तो तुरंत चर्चा बंद करवाई। साथ ही समझ आया कि रोहन गुप्ता और विपुल गुप्ता के बीच कोई मतभेद था। हालांकि विस्तार नहीं पता था, क्योंकि छात्र टीचर के सामने निजी झगड़े नहीं रखते, लेकिन ये यूं चलने नहीं देना था। इससे क्लास की एकता टूटती। इसके अलावा विपुल गुप्ता के पिता का पद ऊंचा था, नाराज करना ठीक नहीं। लेकिन विपुल गुप्ता बहुत घमंडी था। पिछली बार अकड़ के साथ सीट बदलवाने की मांग की थी। ये कैसे संभव था? पहली बात, तुम्हारे पिता मेरे सीधे बॉस नहीं। दूसरी, हूं भी तो मैं क्लास टीचर हूं, मेरी भी इज्जत है। और तीसरी, दूसरा पक्ष रोहन गुप्ता था, ग्रेड का टॉपर और स्कूल की उम्मीद। इसके अलावा चाहे विपुल गुप्ता शहर के शिक्षा विभाग के किसी नेता का बेटा होता, रोहन गुप्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए पक्ष नहीं लेती। उनके स्कूल के प्रिंसिपल बहुत मजबूत थे और उनके पिता हाल में प्रांतीय शिक्षा विभाग के कार्यकारी उप निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। प्रिंसिपल उस पल का इंतजार कर रहे थे जब रोहन गुप्ता कोई बड़ा पद संभाले। जो भी रोहन गुप्ता को नुकसान पहुंचाना चाहे, जब तक वो पद न दे, प्रिंसिपल परवाह नहीं करते। प्रांतीय शिक्षा तंत्र में शायद ही कोई हो जिससे प्रिंसिपल डरें। लोग जा भी चुके थे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, इसलिए चाय अभी भी गर्म थी। साथ ही विपुल गुप्ता पसंद नहीं था, क्योंकि पढ़ाई बहुत कमजोर थी। पिता के संपर्क न होते तो इस स्कूल में दाखिला तो दूर, उनकी क्लास में भी नहीं आ सकता था। क्लास का औसत ग्रेड गिराने वाले इस बंदे को देखकर जरा भी अच्छा नहीं लगता था। इस तरह खाने का जश्न सुकून भरे माहौल में एक तरह से शांतिपूर्वक खत्म हुआ। ऋतु शर्मा ने आखिरी गाना सुनाया, जो हैरानी से एक बच्चों का गाना निकला जिससे सब दंग रह गए। उम्मीद बिल्कुल अलग थी। जश्न खत्म हो गया, लेकिन उसका असर अभी बाकी था। खासकर विपुल गुप्ता के लिए, जो ट्रांसफर होकर आए थोड़े समय में ही 2 बार सबके सामने शर्मिंदा हो चुका था। सहपाठियों की अजीब नजरें और रोहन गुप्ता और प्रिया मल्होत्रा को हंसते बातें करते देखकर अंदर से फट जाने को था। किसी आम घर के लड़के से इतनी तौहीन बर्दाश्त नहीं होती।
अभी रोहन गुप्ता से बदला नहीं ले सकता था, लेकिन पिता जब चाहें तो प्रिया मल्होत्रा के पिता के निर्माण प्रोजेक्ट में अड़चन डाल सकते थे। तब सब खुद उसके पास आएंगे। एक योजना नाकाम होने पर दूसरी बना ली। विश्वास था कि आखिरकार प्रिया मल्होत्रा उसके पास आएगी। ये सोचकर बेहद संतुष्टि मिली। विपुल गुप्ता जैसे छोटे खलनायक की शरारतों की रोहन गुप्ता को परवाह नहीं थी। उपस्तर के पिता, उसके अपने कारोबार से कोई लेना देना नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। संगठित हो या अव्यवस्थित, विपुल गुप्ता परिवार के संपर्क से झंझट करे तो बेहतर है कि पिता ईमानदार अधिकारी हों। लेकिन प्रिया मल्होत्रा के पिता की चिंता हुई। प्रिया मल्होत्रा, तुम्हारे पिता की तरफ कोई मुश्किल हो तो बताना। डर है कि यह तुम्हारे पिता को परेशान करे। रोहन गुप्ता ने फिक्र जाहिर की। पिछली जिंदगी में विपुल गुप्ता जैसे किसी की कोई जानकारी नहीं थी। तितली प्रभाव को इतनी जल्दी और तेजी से होते देखना थोड़ा भारी लग रहा था। हाँ, समझ गई। वैसे परसों क्या हो, शायद साथ निकलें? प्रिया मल्होत्रा ने खुशी से कहा। रोहन गुप्ता की परवाह ने दिल छू लिया और पिता को बताने की सोची ताकि तैयार रहें। लेकिन विपुल गुप्ता और उसके पिता को ज्यादा नाराज नहीं करना था, फिर भी इतनी नर्म भी नहीं थी कि मनमानी सह ले। कल परिवार के साथ खाना है, परसों और काम है, शायद वक्त न मिले, रोहन गुप्ता ने समझाया। कल नए साल का दिन था और शालिनी वर्मा का परिवार खाने पर आने वाला था। परसों लोन के पैसे वापस लेने, नए ग्राहकों को लोन देने और शायद हनुमान सिंह से मिलने का काम था। हर महीने की शुरुआत में बेहद व्यस्त हो जाता था। उस पल रोहन गुप्ता ने सोचा कि एक नई कंपनी बनाकर लोगों को ग्राहकों से बातचीत और ज़रूरतमंदों को ढूंढने का काम सौंपना चाहिए। अकेले बहुत थका देने वाला था। हाँ, यही सही है। साल खत्म होने से पहले ये तय करना होगा। 2 महीने में नए साल की छुट्टियां आ जाएंगी और अगर तब भी लोन की चिंता हो तो जिंदगी काबिल नहीं रहेगी। ओह, प्रिया मल्होत्रा ने थोड़ी निराशा से जवाब दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। रोहन गुप्ता का परिवार के साथ वक्त बिताने का हक था। इसके अलावा कंपनी चलाना पूरे वक्त लेती है, अपने पिता की तरह। पिता का ख्याल आते ही प्रिया मल्होत्रा को बेबसी के साथ साथ गहरा सम्मान भी आया। लोग अक्सर सोचते हैं कि बॉस होना बढ़िया है, लेकिन यह उतना आसान नहीं जितना दिखता है। पैसे हैं लेकिन मानसिक और शारीरिक थकान कम नहीं, कभी कभी तो कर्मचारियों से भी ज्यादा। कोई छुट्टी नहीं, परिवार के साथ वक्त नहीं। कर्मचारी काम नहीं बना तो नौकरी बदल सकते हैं, बढ़ोतरी मांग सकते हैं, लेकिन बॉस के पास पीछे हटने का रास्ता नहीं होता। बॉस नाकाम हो तो सवाल ये होता है कि घर कैसे चलाएं। जो भी चाहिए उसकी कीमत होती है। सोने के चम्मच लेकर पैदा होने का मतलब है कि माँ बाप ने कीमत पहले ही चुकाए। जब माँ बाप ने भूख, नाकामी, उलझन और बेबसी झेलकर आगे बढ़े तो उन्होंने तुम्हारे लिए पहले ही कीमत दे दी। चाहे दूसरे के पिता भ्रष्ट भी हों, वे फांसी का खतरा उठाकर ऐसा करते हैं। जो बिना कीमत के सफलता चाहे, काम सुधारे बिना बढ़ोतरी मांगे, मेहनत किए बिना पैसे चाहे, उसमें और चोर में क्या फर्क? ऐसे मूल्यों वाले के लिए किसी भी समाज में आगे बढ़ने के रास्ते नहीं खुलेंगे। थोड़े समय के लिए गरीब रहना ठीक है, लेकिन अगर दिल गरीब हो तो पूरी जिंदगी गरीबी में गुजर सकती है। बेशक फुर्सत में दिवास्वप्न देखते रहो। 2005, 1 जनवरी, शनिवार। आज नए साल का दिन था। सुबह करीब 9 बजे शालिनी वर्मा मामा के घर आई। महेंद्र वर्मा और सुनीता वर्मा दुकान चलाते रहे। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के वक्त हफ्ते के अंत में आराम करना जरूरी था। मामा संजय शर्मा के ढाबे के लिए सारे मसाले वर्मा मसाला भंडार से आते थे, रोहन गुप्ता के कहने पर। महेश पटेल खुद सामान लेने जाते थे क्योंकि दुकान बाजार के पास ही थी। रोहन गुप्ता के निर्देश के अनुसार महेश पटेल एक दिन पहले फोन करते और सुबह सीधे उठाकर हफ्ते में एक बार हिसाब करते। महेंद्र वर्मा चाहते थे कि सभी ग्राहक महेश पटेल जैसे झंझट मुक्त हों। इसके अलावा आज स्तर बढ़ेगा। सुबह से ही जानकारी पैनल में बदलाव नजर आ रहा था और 12 बजते ही स्तर 3 हो जाएगा। देखना था कि सिस्टम क्या नए काम खोलता है। रोहन गुप्ता बेहद उत्सुक था। शालिनी दीदी, ये कपड़े बहुत सुंदर हैं, कब खरीदे? शालिनी वर्मा के घर में घुसते ही रोहन गुप्ता की झलक मिलने से पहले ही रिया शर्मा ने उसे अपने कमरे में खींच लिया। मामा मामी बैठक में टीवी देख रहे थे और रोहन गुप्ता अपने कमरे में ऊब के मारे पड़ रहा था। बाहर जाकर स्वागत करने का मन नहीं था, वे तो पुराने साथी थे, दिल में एक दूसरे की जगह है, ये काफी था। पिछली बार रोहनु ने दिलाए थे। शालिनी वर्मा ने सच बताया। जब भी रोहन गुप्ता के दिलाए कपड़े पहनती है तो उसके उस वक्त की याचना याद आती है और होठों के कोने पर हल्की मुस्कान आ जाती है।
नहीं सोचा था कि भाई इतने उदार हैं, सस्ते बिल्कुल नहीं लगते। ठीक ठाक हैं, शालिनी वर्मा ने कहा। जाहिर है कीमत नहीं बता सकती थी। जानती थी कि रिया शर्मा को रोहन गुप्ता की दौलत का पता नहीं और बताना नहीं था, वरना रिया शर्मा के स्वभाव को देखते हुए पता चलते ही रोहन गुप्ता को अच्छे से लूटती। वह नज़ारा सोचकर भी बहुत मज़ेदार लगा। शालिनी वर्मा को रोहन गुप्ता के पैसों से कोई मतलब नहीं था, बस जानना था कि रोहन गुप्ता के दिल में उसकी जगह है या नहीं। हालांकि अपनी सुंदरता पर पूरा भरोसा था, लेकिन शांत मिजाज और बेहद स्वतंत्र सोच वाली शालिनी वर्मा के मन में अमीर पत्नी बनने का कोई ख्याल नहीं था, बस जिसे प्यार करती है उसके साथ जिंदगी जीनी थी। और रोहन गुप्ता वह इंसान था जिसे बचपन से पहचानती थी। शायद इसे आदत भी कह सकते थे, किसी को पसंद करने की आदत, ये जानने की आदत कि वह मन में बसा है, उसके साथ जिंदगी बिताने की आदत, उसकी हर बात की आदत। बदलाव का कभी नहीं सोचा। रिया शर्मा के कमरे में थोड़ी देर बाद शालिनी वर्मा रोहन गुप्ता के कमरे में आए। रिया शर्मा को मामी ने होमवर्क के लिए खींच लिया था। रोहन गुप्ता को पढ़ते देखकर शालिनी वर्मा ने बस एक नज़र डाली, हल्के से मुस्कुराई और बिना कुछ बोले कमरा संवारने लगी। मेज़ ठीक की, रज़ाई तह की और फिर रोहन गुप्ता के पास बैठकर खुद भी किताब उठा ली। दोपहर में रिया शर्मा की ज़बरदस्ती पर रोहन गुप्ता को बाजार खींचकर ले जाया गया। दोनों बहनों ने शालिनी वर्मा के हाथ पकड़े और आगे चलने लगीं। रोहन गुप्ता जेब में हाथ डाले पीछे पीछे। सड़क पर चलते राहगीरों को देखकर एक ही ख्याल आया, बहुत भीड़ है। जाहिर है मामा मामी भी गए थे, वरना खरीदारी का बिल कौन भरता। रोहन गुप्ता अभी सब खुलासा नहीं करना चाहता था, इसलिए मामी ने जो खरीदा वो चुपचाप ले लिया और एक पैसा नहीं खर्च किया। रात का खाना रोहन गुप्ता और शालिनी वर्मा ने मिलकर बनाया। महेंद्र वर्मा और सुनीता वर्मा भी जल्दी आ गए और दुकान बंद कर दी। साथ में उदयपुर से बुलाई एक दूर की रिश्तेदार लड़की भी थी जो शालिनी वर्मा की दूर की रिश्तेदार थी। रोहन गुप्ता ने पहले कभी नहीं देखा था। वो अब शालिनी वर्मा के घर में ही रहती थी। बैठक में एक छोटा पलंग लगा दिया था। सबने रसोई में उन दोनों का वक्त बर्बाद नहीं किया, खुद भी चैन से बैठने का मौका मिला। रोहन गुप्ता वापसी के बाद से काफ़ी पकवान बना सकता था, लेकिन उस दौर में शालिनी वर्मा से बेहतर नहीं था, इसलिए ज़्यादातर खाना शालिनी ने ही बनाया। पीछे से उसे चूल्हे पर काम करते देखना रोहन गुप्ता को बेहद आकर्षक लगा। उसका ध्यान से काम करने का अंदाज और होठों पर हल्की मुस्कान देखकर थोड़ा दिल डूबा। रोहन गुप्ता से रहा नहीं गया और पीछे से शालिनी वर्मा को धीरे से बाहों में लिया। ठुड्डी उसके कंधे पर रख दी और हाथ उसके पेट पर था। इस अचानक आलिंगन से शालिनी वर्मा एक पल के लिए अकड़ गई। रोहन गुप्ता ने पहले कभी इस मुद्रा में गले नहीं लगाया था। रोहनू, अचानक क्यों गले लगाया? शालिनी वर्मा ने धीमे से पूछा। बस गले लगाने का मन हुआ, रोहन गुप्ता ने कहा और कसकर भींच लिया। ओह, शालिनी वर्मा ने धीमे से जवाब दिया। इस तरह गले लगाने पर मना नहीं किया। जिसे प्यार करती है उसकी बाहों में होना। खाना बनाने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर हुई, लेकिन हटाने का दिल नहीं हुआ। लेकिन ये पल जल्दी ही टूट गया। भाई, क्या कर रहे हो? शर्म आती है कि नहीं? रिया शर्मा ने दरवाज़ा खोलकर झांका। रोहन गुप्ता को शालिनी वर्मा को गले लगाए देखकर छेड़ने से नहीं रुकी। तुम बाहर जाओ, तुम्हारा काम नहीं। शालिनी वर्मा थोड़ी कांपी। रोहन गुप्ता ने तुरंत छोड़ दिया, लेकिन इस बहन पर बस बेबस महसूस हुआ। डांट नहीं सकता, मार नहीं सकता, बस बेबसी। हो, शालिनी दीदी का ध्यान बटाना बंद करो, बहुत भूख लगी है। रिया शर्मा बड़बड़ाई। भूख लगी है तो और पानी पियो, रोहन गुप्ता ने चिढ़कर कहा। पी चुकी, रिया शर्मा ने बिना सोचे जवाब दिया। तो फिर भूख कैसी? निकलो, रोहन गुप्ता ने शान से कहा। तुम? रिया शर्मा को जवाब नहीं सूझा, खुद ही फंस गई। हो, तुमसे बात नहीं करती। रिया शर्मा हार कर चली गई। रिया शर्मा के जाने के बाद दोनों ने आलिंगन नहीं किया। माहौल बिगड़ गया था। एक बार काफ़ी था, मात्रा से ज़्यादा गुणवत्ता मायने रखती है। खाने के दौरान रिया शर्मा ने बदला लेने के लिए ज़बरदस्ती शालिनी वर्मा को अपने पास बैठा लिया और रोहन गुप्ता को शान से देखा, जैसे कह रही हो, देखो तुम दोनों फिर प्यार जताओगे, देखो अभी डांटने का मज़ा चखाती हूँ। रोहन गुप्ता ने आंखें घुमाईं और बिल्कुल नहीं झुका, जिससे रिया शर्मा और चिढ़ी। रोहनू, तुम्हारी छुट्टियां कब हैं? खाने के दौरान महेंद्र वर्मा ने पूछा। हमारे स्कूल में 2 फरवरी तक छुट्टी है। आपकी क्या, शालिनी? रोहन गुप्ता ने जवाब देकर शालिनी वर्मा से पूछा। 12वीं में सर्दी की छुट्टी सच में बहुत कम थी। हमारी भी, शालिनी वर्मा ने जवाब दिया। अच्छा,
महेंद्र चाचा जी, 5 फरवरी को हम दोनों साथ लौटते हैं, रोहन गुप्ता ने कहा। जानता था कि महेंद्र वर्मा हर साल नए साल की पूर्व संध्या से एक दिन पहले घर जाते थे। अगले महीने भी काम था। सिस्टम के काम, कंपनी की सालाना बैठक, वार्षिक जांच, साल के बाद भी व्यस्त रहेगा। शायद छुट्टी के लिए अनुरोध भी करना पड़े। ठीक है, तुम दोनों 5 को जाओ, हम 7 को जाएंगे, महेंद्र वर्मा ने कहा। ठीक है, रोहन गुप्ता ने माना। ये खाना काफी देर चला और तितर बितर हुए। बर्तन साफ करने का काम रिया और निया शर्मा पर छोड़ा गया। रिया शर्मा की ज्यादा इच्छा नहीं थी, लेकिन निया शर्मा बड़े उत्साह से आई। साफ सफाई की दीवानगी जाग उठी थी। रोहन गुप्ता ने सिर हिलाया। कभी कभी ये दीवानगी भी काम की होती है, दूसरों के लिए आसान और खुद भी खुश। रात 12 बजे रोहन गुप्ता ने बिस्तर पर लेटकर जानकारी देखी। होस्ट का नाम रोहन गुप्ता, स्तर 2, अनुभव 140/200। इस महीने का लोन कोटा 1 लाख/10 लाख। इस महीने का निजी कोटा 20,000/2 लाख, दिसंबर के अंत तक उधार में। निकाल योग्य संपत्ति 66,10,000। मानसिक शक्ति 110। शारीरिक क्षमता 110। मूल ऊर्जा मूल्य 0। विनिमय योग्य विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर। कुछ खास बदलाव नहीं। कंपनी में पैसे लगाने, किराया, किराए की फीस और चिकित्सा खर्च के बाद जेब में बस 66 लाख बचे थे। छोटे छोटे खर्च सच में जोड़ते जाते हैं। 2000 कहाँ गए पता भी नहीं। पहले दूसरा उपलब्धि काम पूरा करके 5 मूल ऊर्जा अंक मिले थे, जो दोनों गुणों में बराबर बांट दिए। अनुभव के बारे में, अनुबंध में पैसे पहली तारीख को वापस करने की बात थी, लेकिन नया साल था इसलिए परेशान नहीं किया। खुद भी व्यस्त था इसलिए कल वापस करने की इजाज़त दी। वैसे भी सिस्टम अनुशंसित ग्राहक की देरी से वापसी पर कोई असर नहीं। अनुभव अंक मिल गए, बस 12 बजे तक इंतजार करना था। सिस्टम जांच से पहले अनुभव मिलेगा। 60 अंक जुड़ने पर स्तर बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर गुण ज्यादा नहीं बदले, लेकिन काफी पैसे जमा हो गए। ललित भाई से उधार लिए पैसे मिलाएं तो करीब 3 करोड़ 90 लाख का फंड है। अगले हफ्ते शेयर बाजार में बड़ा दांव लगेगा। छोटे निवेशकों के लिए माफी। योग्यतम की उत्तरजीविता और शेयर बाजार दोनों एक जैसे हैं। सब उम्मीद रखते हैं कि आखिर में मुनाफा वे ले जाएंगे। जुए में जाओ तो नुकसान का खतरा भी मानो। तैयार नहीं हो तो पहले ही खाता बंद करो। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। जाहिर है ये सबसे बड़ी उत्सुकता नहीं थी। 2 चीज़ों का इंतजार था। पहली, नई मुद्रा क्या खुलेगी, यह अगले कदम पर सीधा असर डालेगी। दूसरी, सिस्टम का नया सहायक काम क्या होगा, बहुत उत्सुकता थी। ठीक 12 बजे, दिसंबर की जांच पास। सिस्टम की आवाज आई। रोहन गुप्ता ने जल्दी से जानकारी देखी। होस्ट का नाम रोहन गुप्ता, स्तर 3, अनुभव 0/400। इस महीने का लोन कोटा 0/20 लाख। इस महीने का निजी कोटा 0/4 लाख। निकाल योग्य संपत्ति 70,10,000। मानसिक शक्ति 110। शारीरिक क्षमता 110। मूल ऊर्जा मूल्य 30। विनिमय योग्य विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर और यूरो। स्तर 3 पर 4 लाख रुपये इनाम मिले, जिससे कुल 70,10,000 हो गए और लोन कोटा भी रिफ्रेश हुआ। स्तर 3 पर 30 मूल ऊर्जा अंक भी मिले। मन में शिकायत आई कि व्यक्तिगत जानकारी और काम विवरण में अलग अलग शब्द क्यों। सिस्टम, क्या ये गलती है? मूल ऊर्जा और मूल ऊर्जा शक्ति अलग हैं? रोहन गुप्ता ने पूछे बिना नहीं रह सका। सिस्टम में प्रदर्शन सही है, दोनों में बड़ा फर्क है। शरीर में विलीन मूल ऊर्जा को ही मूल ऊर्जा शक्ति कहते हैं, जो अभी तक सीखी नहीं गई उसे मूल ऊर्जा कहते हैं। सिस्टम ने जवाब दिया, ठीक है, ये भी गलत नहीं, तुम सिस्टम हो, अंतिम व्याख्या तुम्हारी। थोड़ा सोचकर रोहन गुप्ता ने 30 मूल ऊर्जा अंक बराबर बराबर बांटे, 15-15। इससे दोनों गुण 110 से बढ़कर 140 हो गए। जोड़ने के बाद शरीर में एक गर्माहट महसूस हुई। ताकत और सभी क्षमताओं में उछाल आया। लगा कि अगली बार हनुमान सिंह से मिलने पर बस गति से ही दबा देगा। साथ ही एक बात भी पक्की हुई, सिस्टम से अर्जित पैसे चाहे रियल एस्टेट या स्थायी संपत्ति में लगाएं, अपनी संपत्ति में नहीं गिने जाते, बस उनका मूल्य वृद्धि गिनी जाती है। वरना इतना खर्च और निवेश करने के बाद भी संपत्ति 5 करोड़ से काफी ऊपर होती। लेकिन अनुमान था कि अगले महीने पार हो जाएगा, क्योंकि शेइंग टैंक का ई-कॉमर्स जोरों पर था। फ्रंट पेज विज्ञापन, बढ़ते डिजाइन और बढ़ती साख के साथ बिक्री लगातार बढ़ रही थी।
अब हर दिन करीब 1 लाख की बिक्री हो रही थी। जाहिर है यह मुख्य बात नहीं थी। नई खुली मुद्रा मुख्य बात थी। विदेशी मुद्रा में यूरो के 2 बड़े शब्द देखकर रोहन गुप्ता ने राहत की सांस ली। मन में बुदबुदाया, अच्छा हुआ जापानी येन, कोरियाई वोन या वियतनामी डोंग नहीं निकला, वरना सच में त्रासदी होती। तब ललित भाई से डॉलर विनिमय के भरोसे ही चलना पड़ता। अब ठीक है, यूरो मिलने से एक स्थिर, सुरक्षित, टिकाऊ और बड़े पैमाने का फंड का स्रोत मिल गया है और बिना जोखिम के आर्बिट्राज में जोर से उतर सकता है। भगवान का शुक्र है, सिस्टम ने एक बार सही किया। आर्बिट्राज कैसे करेगा, यह मन में पहले से तय था। इस मॉडल को समझने में थोड़ा वक्त लगा क्योंकि पैसों की गणना सच में दिमाग खपाती है। आर्बिट्राज मॉडल सरल था। उदाहरण के लिए अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 यूरो के बदले 1.3668 डॉलर मिलते हैं, जबकि सिस्टम की दर है 1 डॉलर के बदले 8 रुपये और 1 यूरो के बदले 11 रुपये। अंतर्राष्ट्रीय मुक्त विदेशी मुद्रा बाजार में एक या कई खाते खोल सकता था, जिससे नियामक जोखिम कम होता। अगर 11 करोड़ रुपये हों तो सिस्टम से 1 करोड़ यूरो मिल सकते हैं। फिर यह 1 करोड़ यूरो से 1,36,68,000 डॉलर मिलते। सिस्टम में वापस करने का तरीका सरल, 8 से गुणा करो, कुल 1,09,30,000 रुपये, यानी करीब 70,000 रुपये का नुकसान। हे, जाहिर है ऐसा कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर उल्टा करें, 11 करोड़ रुपये, सिस्टम की 8 रुपये प्रति डॉलर दर से 1,37,50,000 डॉलर मिलेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय दर 1.3668 के हिसाब से यूरो में बदलने पर 1 करोड़ यूरो और कुछ डॉलर बचेंगे, यानी 8,200 डॉलर का शुद्ध मुनाफा। एक लेनदेन पर 0.6% के करीब। लेनदेन खर्च काटने के बाद भी कम से कम 7,000 डॉलर का मुनाफा। सिस्टम की दिन में 10 लेनदेन की सीमा के हिसाब से रोजाना करीब 70,000 डॉलर। अकेले देखें तो कम लगता है, लेकिन अगर एक बार में 1 करोड़ यूरो का लेनदेन हो, रोजाना कम से कम 70 लाख डॉलर यानी 5 करोड़ 60 लाख रुपये का मुनाफा। और महीने में धमाका। ये सोचते ही रोहन गुप्ता अचानक उठकर बैठ गया, आंखों में हैरानी की चमक। अगर 11 अरब रुपये हों तो एक महीने में 16 अरब 80 करोड़। धत धत धत, ये तो पागलपन है। रोहन गुप्ता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये दौलत नहीं बल्कि सच में पैसे बीनने जैसा था। इसके अलावा ये सरल ब्याज की गणना थी। अगर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कमाया पैसा फिर से लगाएं तो मुनाफा 2 अरब से भी ऊपर जा सकता था। भगवान, 200% से ज्यादा मुनाफा, ये तो उन्माद की हद है। और यह रूढ़िवादी अनुमान था। पहली बात, दोनों मुद्राओं की रुपये के मुकाबले दरें कम समय में ज्यादा नहीं बदलती। जांचने पर पता चला कि अभी दोनों मुद्राओं की अंतर्राष्ट्रीय दरें 0.2 से थोड़ी ऊपर हैं। एक महीने में बड़ा बदलाव नहीं आएगा और सिस्टम में कम से कम 6 महीने तक दर नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि चाहे रुपया गिरकर 8 के नीचे भी जाए, जब तक 7.5 से ऊपर हो सिस्टम की दर 1 से 8 ही रहेगी। यूरो के लिए भी यही है, जब तक 10.5 से ऊपर हो 1 से 11 रहेगी। इतनी बड़ी गिरावट में महीनों लग जाते हैं। इसके अलावा एक बात याद थी कि डॉलर हमेशा यूरो के मुकाबले कमजोर रहा है। 1.3668 तो काफी ऊंचा माना जाता है। सन 2007 में भी बस 1.37 तक गया था। यानी आगे एक लेनदेन का मुनाफा थोड़ा घट सकता है, लेकिन कम से कम अगले 1-2 साल कमाई होती रहेगी। और यह बस यूरो से डॉलर का खेल है। अगर स्तर और बढ़े तो नई मुद्रा क्या आएगी? अगर यूरो डॉलर आर्बिट्राज का मुनाफा घटे तो दूसरी मुद्रा आजमाएं। इसके अलावा नई मुद्रा अगर पूर्णांक के ऊपर नीचे हो तो मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। चाहे जो हो, आर्बिट्राज से पैसे बनते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। धत, रोहन गुप्ता के मन में एक ख्याल आया। क्या ये सिस्टम और भी जबरदस्त है? ये बैंकिंग सिस्टम सच में नाम के लायक है। लगता है अरबपति बनने का सपना बहुत दूर नहीं। इस रफ्तार से बोर्ड परीक्षा से पहले कुछ 100 करोड़ जमा हो सकते हैं। लेकिन ये पैसा नए साल के बाद कमाएगा। पहले शेयर बाजार में बड़ा दांव लगाना है। तब तक विदेशी बैंक में एक गुमनाम खाता खोलेगा या खरीदेगा। किसी भी हाल में ये खाता उसकी पहचान से नहीं जुड़ेगा। कुछ दिन पहले सिस्टम से जुड़े खाते के बारे में पूछा था तो सिस्टम ने बताया कि जुड़े खाते को बाहरी लोग देख और जमा कर सकते हैं, लेकिन रोहन गुप्ता की सहमति और सिस्टम के बिना एक पैसा नहीं निकाल सकते।
और अगर जमा भी हो जाए तो रोहन गुप्ता 10 लाख रुपये खर्च करके सिस्टम से 10 सेकंड के लिए खाता अनजमा करवा सकता है। 10 सेकंड में पैसे निकल चुके होंगे। जाहिर है सिस्टम बस रोहन गुप्ता के खाते के लिए सेवा देता है, दूसरों के लिए नहीं। हालांकि दूसरों के जमा खाते खोलने का काम बहुत मुनाफेदार होता, लेकिन दुनिया भर की सरकारों और बड़े बैंकों से दुश्मनी मोल लेना पागलपन है। बैंकर बनने की चाहत रखने वाले के लिए इतने दुश्मन बनाना ठीक नहीं। नए साल के बाद 11 अरब इकट्ठा करेगा, कमी पड़े तो बैंक में गिरवी रखकर लोन ले सकता है, 1 महीने में वापस कर सकता है। ऐसे बिना जोखिम वाले कारोबार की कोई चिंता नहीं। जाहिर है ललित भाई के साथ कारोबार भी बंद नहीं करेगा। एक बार कदम रखा तो आसानी से पीछे नहीं हट सकता। ललित भाई की उत्सुकता और उसकी वजह पता था। इसके अलावा कपड़े की कंपनी को अभी ललित भाई के जबरदस्त सहयोग की जरूरत है। लेकिन एक सीमा थी, विदेशी डॉलर ललित भाई के लिए नहीं बदलेगा। वो दरवाज़ा खुला तो सच में मुसीबत बुलाना होगा। इसके बाद रोहन गुप्ता ने काम की सूची देखी। काम 1, इस महीने सिस्टम अनुशंसित ग्राहक का लोन काम पूरा करो। पुरस्कार 20 अनुभव अंक। काम 2, इस महीने गैर अनुशंसित ग्राहक को कम से कम 4 लाख का लोन दो। पुरस्कार 20 अनुभव अंक। काम 3, महीने का पूरा बाहरी लोन कोटा खत्म करो। पुरस्कार 20 अनुभव अंक। काम 4, महीने का पूरा निजी कोटा खत्म करो। पुरस्कार 20 अनुभव अंक। उपलब्धि काम 5, बाहरी लोन का कुल योग 50 लाख हो। पुरस्कार 10 मूल ऊर्जा अंक और 30 अनुभव अंक। उपलब्धि काम 6, बाहरी लोन की कुल वापसी 50 लाख हो। पुरस्कार 10 मूल ऊर्जा अंक और 30 अनुभव अंक। उपलब्धि काम 7, निजी लोन का कुल योग 5 लाख हो। पुरस्कार 5 मूल ऊर्जा अंक और 20 अनुभव अंक। उपलब्धि काम 8, खुद की संपत्ति 5 करोड़ हो। पुरस्कार 10 मूल ऊर्जा अंक और 50 अनुभव अंक। काम पहले जैसे ही थे। लोन और वापसी काम समय पर पूरे होते रहें तो स्तर बढ़ाने की जल्दी नहीं। उपलब्धि काम 7 अभी पूरा कर सकता था, लेकिन जल्दी क्या, वक्त के साथ होता रहेगा। अभी सबसे बड़ी उत्सुकता ये थी कि स्तर 3 पर सिस्टम का नया सहायक काम क्या खुला। सिस्टम स्तर 3 पर कौन सा काम खुलता है? रोहन गुप्ता ने मन में पूछा। स्तर 3 पर दुकान प्रणाली खुलती है। होस्ट दुकान में सामान खरीद सकता है। सिस्टम ने जवाब दिया। दुकान? रोहन गुप्ता अचानक हैरान हुआ और फिर चेहरे पर खुशी आई। आखिरकार कुछ सामान्य आया। ये तो दुकान है, सिस्टम की बुनियादी सुविधा। क्या कोई अनोखी मार्शल आर्ट होगी? या कोई चमत्कारी दवाएं? नहीं तो कोई हाईटेक उपकरण भी चलेगा। रोहन गुप्ता ने फौरन पैनल पर दुकान का आइकन ढूंढा। बस एक आइकन था, बेहद स्पष्ट। हालांकि आइकन थोड़ा बदसूरत था, जबरदस्त लेकिन समझ न आने वाली तस्वीरें। दुकान में सामान देखते ही जो पहले बेहद खुश था उसका चेहरा धीरे धीरे उतरता गया। कुछ पन्ने पलटने के बाद चेहरा पीला पड़ गया और पसीना आने लगा। हार मानने से इनकार करते हुए रोहन गुप्ता ने दुकान का पन्ना बार बार रिफ्रेश किया, लेकिन कोई दूसरा वर्ग नहीं, बस यही सामान। रोहन गुप्ता ने एक गहरी सांस लेकर मन की बेचैनी दबाई और बोला, सिस्टम सामने आओ। होस्ट क्या काम है? सिस्टम ने जवाब दिया। क्या काम है? हाँ, बड़ी मुसीबत है। बताओ, ये सामान क्या है? मुझसे मजाक हो रहा है? होस्ट समस्या सही तरीके से बताएं। ठीक है, बताओ ये दुकान में बिक रहा सामान क्या है? कोई गलती है? होस्ट सिस्टम में कोई गलती नहीं मिली। ये सामान सच में स्तर 3 की दुकान की सूची है। तो बताओ, ये सब हथियार और उपकरण ही क्यों हैं? क्या मुझसे युद्ध लड़वाना है? हाँ, पूरी सिस्टम दुकान में बस एक ही तरह का सामान था, हथियार। अलग अलग देशों के। रोहन गुप्ता को बंदूकें ज्यादा नहीं पता थीं और उत्पाद विवरण में देश का नाम भी नहीं था, बस मॉडल नंबर, गोलियों की संख्या और कुछ पूरक उपकरणों की सूची थी। जाहिर है ये साधारण बंदूकें और उनकी संगीनें, साइलेंसर, माउंट जैसी चीजें थीं। सिस्टम ने विमान, तोप, विमानवाहक पोत या हथगोले जैसी चीजें नहीं दी थीं। लेकिन सिस्टम के काम करने के तरीके को देखते हुए रोहन गुप्ता को यकीन था कि ये चीजें आगे जरूर आएंगी। जैसे स्तर 2 पर डॉलर का विकल्प आया और स्तर 3 पर यूरो जुड़ा, उसी तरह स्तर 4 पर और हथियारों के विकल्प खुलेंगे। सिस्टम के जवाब देने से पहले ही रोहन गुप्ता ने आंखें खोलीं, एक गहरी सांस ली और अंधेरे में छत को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। सिस्टम जैसे समझ गया और तुरंत जवाब नहीं दिया।
बहुत से मर्दों को फौजी मामले, बंदूकें, युद्ध और हिंसा भरी फिल्में पसंद होती हैं। लेकिन एक सुबह अचानक अपनी मेज़ की दराज में बंदूक मिल जाए तो वह रोमांच की नहीं बल्कि बड़ी मुसीबत में फंसने की बात होती है। यही रोहन गुप्ता महसूस कर रहा था, डर, सहम और बेचैनी। हथियारों की दुकान खुलने का मतलब क्या था? शायद ये कि आगे की जिंदगी में खतरे से अक्सर पाला पड़ेगा। जो सीधी सादी बैंकर बनने की योजना थी, वह भी शायद उतनी आसान नहीं होगी। सिस्टम की दुकान सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसके हथियारों का मकसद है और वह मकसद जिंदगी पर बड़ा असर डालेगा। और कीमत? शायद जान ही। शालिनी वर्मा के साथ सुकून भरी जिंदगी जीनी थी, साथ बूढ़ा होना था। लेकिन दुकान देखकर लगा जैसे पूरे परिवार को किसी खतरनाक जगह खींच रहा है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, बस आगे बढ़ते रहना होगा। सिस्टम से बगावत? रोहन गुप्ता जानता था ये बुरी तरह खत्म होगा। सिस्टम उसका पिता नहीं जो जिद सह ले। खुद को नुकसान पहुंचाकर बचना? अरे, चींटियां भी जान बचाती हैं। दूसरा मौका मिलने के बाद ऐसा करना तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। काफी सोचने के बाद रोहन गुप्ता ने एक एक कदम चलते रहने का फैसला किया। जब तक कोई पागलपन न करे, लड़ाई न लड़े, किसी को तकलीफ न दे और दूसरों की नफरत न कमाए, तब तक अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए काफी ताकत है। आगे चलकर कुछ मजबूत अंगरक्षक रखने की सोचनी होगी। अभी नहीं, ये बात की बात है। फिलहाल कोई जानलेवा दुश्मन नहीं है। फैसला कर लेने के बाद रोहन गुप्ता ने सिस्टम से फिर पूछा, दुकान में बस हथियार क्यों? मार्शल आर्ट की किताबें या जादुई दवाएं नहीं मांगता, लेकिन नमकीन, इंस्टेंट नूडल या यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर भी चलता। सिस्टम, इस दुकान के बारे में सही जवाब दो। बस हथियार क्यों है? मुझसे मजाक हो रहा है? होस्ट, इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। डिजाइनर के मानक स्पष्टीकरण के अनुसार अनुवाद करके इस धरती का एक उदाहरण दूंगा। युद्ध राजनीति की निरंतरता है, राजनीति अर्थव्यवस्था की निरंतरता है और सब पूंजी के हाथ में है। पूंजी के राज में दृश्यमान सर्वोच्च शक्ति यानी सैन्य बल और अदृश्य सर्वोच्च शक्ति यानी मुद्रा, दोनों मिलकर एक बैंकर की सर्वोच्च शक्ति की रक्षा करते हैं। सिस्टम की बात सुनकर रोहन गुप्ता चुप हो गया। सिस्टम ने बेहद साफ बता दिया था, सीधे शब्दों में गाजर और डंडे की नीति। एक सच्चे बैंकर को इन दो चीजों के अलावा और क्या चाहिए? जाहिर है कुछ नहीं। सैन्य शक्ति पूंजी की रक्षा करती है और पूंजी सैन्य शक्ति बढ़ाती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विदेश के सच्चे बैंकरों को देखो, क्या वे पूंजी से राजनीति नहीं चलाते, सेना को नियंत्रित नहीं करते और सीधे युद्धों में शामिल होकर देशों की संपत्ति नहीं हड़पते? सिर्फ गाजर और डंडे से दुनिया नहीं चलाते? ठीक है, सिस्टम का जवाब मान लिया। काटने का कोई तर्क नहीं, क्योंकि सच्चाई यही है। बस थोड़ी निराशा थी कि मार्शल आर्ट की किताबें या जादुई दवाएं नहीं मिलीं। हथियार मान लेता हूं और उम्मीद रखूंगा कि आगे कोई भविष्य के सैन्य उपकरण या अंतरिक्ष यान भी मिले। हालत समझ आने के बाद रोहन गुप्ता ने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि कुछ बदल नहीं सकता था। उत्सुकता से हथियारों की सूची देखने लगा। आखिरकार कौन सा मर्द है जो बंदूकों का दीवाना न हो? बस हैरानी थी कि सिस्टम ने कीमतें कैसे तय की। सब काफी सस्ते लग रहे थे। पिस्तौल की एक समान कीमत 300 रुपये थी, जबकि बाकी हथियारों की अलग अलग। यहां तक कि बैरेट राइफल के अलग अलग मॉडल बस 20,000 रुपये में। हाँ, 20,000 रुपये। क्या अमेरिका में इसकी फैक्ट्री कीमत इससे ज्यादा नहीं होती? सिस्टम, क्या ये सच में सही कीमत है? दुकान में गोलियों की कीमत कैलिबर के हिसाब से थी और एक ही कैलिबर की सभी गोलियां एक कीमत पर थीं। सबसे महंगी बैरेट की कवच भेदी आग लगाने वाली गोलियां थीं, बस 10 रुपये प्रति गोली। क्या ऐसी गोलियां वाकई इतनी सस्ती होती हैं? साधारण बैरेट गोली भी कुछ 100 रुपये की होनी चाहिए न? उत्पादन लागत भी ज्यादा होगी। सिस्टम, ये कीमतें मनमानी हैं? हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाती। सभी हथियारों की कीमत वजन और तकनीकी सामग्री के हिसाब से तय की गई है। बाहरी दुनिया से सीधी तुलना नहीं। सिस्टम को पैसे कमाने की जरूरत नहीं, लेकिन मुफ्त में भी नहीं दे सकता। साथ ही एक ही वजन वाले हथियारों की उत्पादन लागत लगभग बराबर है। सरलता के लिए एक ही वर्ग में 30% वजन के अंतर वाले हथियारों की एक कीमत है। सभी गोलियां कैलिबर के हिसाब से एक समान दर पर। सिस्टम ने जवाब दिया। रोहन गुप्ता को समझ आया। इसीलिए पूरी दुकान में बहुत कम कीमत वर्ग थे। एक वर्ग में मिलते जुलते वजन के हथियारों की एक कीमत। लेकिन ये तो बेहद सस्ता था। सिस्टम का बनाया सामान नकली नहीं होगा। 3D प्रिंटिंग या कोई जबरदस्त तकनीक होगी।
ये सोचना छोड़ दिया। सस्ती कीमतें देखकर रोहन गुप्ता को हथियार तस्कर बनने का ख्याल आया, लेकिन बस ख्याल ही रहा। ये पेशा बेहद खतरनाक है और असली तस्कर दुनिया भर की काली सूचियों में होते हैं। बैंकर माँ बाप को बता सकते हैं, खुश होंगे, लेकिन हथियार तस्कर? शालिनी वर्मा की शांति प्रिय सोच को देखते हुए नतीजे सोचना भी मुश्किल था। दुकान का सामान मान लेने के बाद रोहन गुप्ता ने ज्यादा नहीं सोचा, जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल होगा, वैसे भी आत्मरक्षा के लिए बुरा नहीं। फिर उत्सुकता से एक पिस्तौल बिना गोलियों के खरीदी। सौभाग्य से सिस्टम में खरीदे हथियारों के लिए भंडारण सुविधा थी। इससे पता चला कि सिस्टम में कुछ जगह जैसी चीज है, लेकिन अभी सिर्फ सिस्टम के बनाए हथियारों और उपकरणों के लिए है, वापस नहीं खरीदता। वैसे भी सिस्टम को हथियार वापस खरीदने की क्या जरूरत होगी। बत्ती जलाई और ठंडी काली पिस्तौल हाथ में पकड़ी। एक क्लासिक पिस्तौल, बस 300 रुपये। रोहन गुप्ता का दिल उत्साह से जल उठा। मर्दों को बंदूकें पसंद होती हैं, लेकिन इसे आजमाने की जगह नहीं थी। उत्साह को ट्रिगर खींचकर ही शांत करना पड़ा। फिर बंदूक सिस्टम में वापस डाल दी। देखते ही उत्तेजना होती थी। सोचा कि गांव जाने पर पहाड़ पर शिकार करने और बैरेट स्नाइपर राइफल आजमाने जाएगा। बस सोचने में ही रोमांच था। इसी वक्त रोहन गुप्ता ने देखा कि दुकान के पास एक गोदाम का आइकन अचानक आ गया था। आइकन साफ था और गोदाम जैसा दिखता था। खोलने पर अंदर बस एक M1911 चुपचाप पड़ी थी। इस वक्त रोहन गुप्ता के मन में अजीब उत्साह और चिंता दोनों भरे थे। तरह तरह के ख्यालों में डूबते हुए रात के 2 बजे नींद आए। सुबह 5 बजे रोहन गुप्ता फिर जाग गया। कुछ काम न था तो पिस्तौल निकाली, दरवाज़ा बंद किया, बत्ती जलाई और बंदूक खोलना सीखने की कोशिश की। लेकिन काफ़ी देर कोशिश के बाद भी खोलना नहीं आया। मजबूरन ऑनलाइन ढूंढकर सीखा। 2 घंटे से ज़्यादा की मेहनत और बार बार के अभ्यास के बाद आखिरकार 1.5 मिनट में बंदूक खोलना और जोड़ना आ गया। मन में बड़ी हंसी आई। अगर वक्त होता तो बैरेट राइफल खरीदकर वह भी खोलकर देखता, लेकिन यह अगली बार के लिए। मामी की आवाज़ें सुनाई दीं। रोहन गुप्ता ने फौरन बंदूक सिस्टम में वापस डाली। तुरंत बाहर नहीं गया, बिस्तर पर लेटकर हाथ सिर के नीचे रखे और छत को देखता रहा। मामी का नाश्ता बनाकर बुलाने का इंतजार किया। एक और व्यस्त दिन शुरू हो रहा था। 2 जनवरी रविवार। मौसम थोड़ा ठंडा था और अगले हफ्ते और ठंड आने की संभावना थी, शायद बर्फ भी पड़े। रोहन गुप्ता को मौसम का हाल देखना बेकार लगा क्योंकि ठंड से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नाश्ते के बाद रोहन गुप्ता ने बताया कि हनुमान सिंह के यहाँ लड़ाई सीखने जाएगा। मामा संजय शर्मा ने ज्यादा नहीं पूछा। उनकी सोच में कुछ बार जाने के बाद रोहन गुप्ता कुछ चालें सीख लेगा। इस रफ्तार से कुछ महीनों में ही असर दिखेगा। अगर कोई बड़ी तरक्की हुई तो हनुमान सिंह खुद बताएंगे। त्योहार के दिनों में टीचरों ने होमवर्क नहीं दिया था। रोहन गुप्ता को राहत मिली। मामी छुट्टी में पढ़ाई न भूलने की नसीहत देने वाली थीं, लेकिन मामा ने रोक दिया। एक दिन पढ़ाई न करने से नंबर गिर जाएं तो ऐसी पढ़ाई की क्या कीमत। रिया शर्मा ने सुना कि रोहन गुप्ता बाहर जाएगा तो साथ चलने की जिद की, जिससे रोहन गुप्ता का सिर दर्द हो गया। मामी ने समझाया तो चुप हुई, लेकिन रोहन गुप्ता को उदास नज़रों से देखती रही। वह नज़र बर्दाश्त न होकर रोहन गुप्ता ने नाश्ते का वादा किया तो खुशी से कमरे में भाग गई। ये देखकर सबने एक दूसरे को देखा। खाने की दीवानी बहन का क्या करें, ज्यादा लाड़ और ज्यादा लाड़। हनुमान सिंह की दुकान जाते वक्त रोहन गुप्ता ने राज शाह को फ़ोन किया, जो पिछले महीने सिस्टम अनुशंसित ग्राहक था। दोपहर में पैसे वापस लेने का इंतज़ाम किया। इस बार साथ खाने का इरादा नहीं था। कई बार खाने के बाद नयापन खत्म हो रहा था। हालांकि अभी भी ग्राहकों की जांच खाने के दौरान करनी होती थी। आगे किसी को ये काम सौंपना होगा और जगह दफ्तर होगी। हर वक्त खाते रहना थका देता था। साथ ही इस महीने के सिस्टम अनुशंसित ग्राहक को भी फ़ोन किया और कल दोपहर मिलने का वक्त तय किया। इस बार नकद नहीं बल्कि ट्रांसफ़र से पैसे देने का सोचा। नकद गिनने में वक्त लगता था और अनचाहा ध्यान भी खींचता था। थोड़ी देर में हनुमान सिंह की दुकान पहुंचा। हनुमान सिंह बाहर नहीं थे, जाहिर था अंदर होंगे। हनुमान अंकल अंदर हैं? रोहन गुप्ता ने ज़मीन पोंछते चश्मे वाले नौजवान से पूछा। सीधे अंदर जाना था, लेकिन देखकर भी अनदेखा करना बेअदबी होती। हाँ रोहन भाई, बॉस अंदर हैं, सीधे चले जाओ, चश्मे वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन गुप्ता कुछ बार आ चुका था और जानता था कि यह हनुमान सिंह का शिष्य है। पूर्व विशेष दस्ते के सदस्य उस्ताद की तारीफ दिल से करता था।
खुद दुबला था और मेहनत सहने की ताकत नहीं थी, वरना शिष्य बनने की कोशिश करता। ठीक है, शुक्रिया। रोहन गुप्ता ने सिर हिलाते हुए अंदर गया। दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि हनुमान सिंह प्रशिक्षण कक्ष साफ कर रहे थे। लगभग हो चुका था, इसलिए मदद के लिए आगे नहीं आया। स्तर बढ़ने के बाद शरीर की क्षमता में बड़ा बदलाव आया था और हाथ खुजला रहे थे किसी से भिड़ने के लिए। अब एक अर्ध मार्शल आर्ट खिलाड़ी था और किसी काबिल खिलाड़ी से लड़ने की इच्छा स्वाभाविक थी। आने वाली कड़ी लड़ाई और हनुमान सिंह का चौंकना सोचकर रोहन गुप्ता उत्साह से जोर से बोला, हनुमान अंकल, आ गया। बदमाश, पता है आ गए हो। जोर से क्यों चिल्लाते हो? हनुमान सिंह ने ऊपर देखकर हंसते हुए कहा। अभी भी थोड़ी बचपन की झलक वाले इस नौजवान को देखकर हनुमान सिंह फिर हैरान हुए। कुछ दिन न मिलने पर रोहन गुप्ता के रवैये में बदलाव दिखा, थोड़ा और परिपक्व और आत्मविश्वासी लग रहा था। क्या वजह थी यह नहीं समझ आया। जाहिर है उन्हें नहीं पता था कि कल रोहन गुप्ता पर क्या बीती। सिस्टम में नया यूरो और डॉलर यूरो आर्बिट्राज से रोमांच और फिर दुकान के हथियारों से जमीन पर आ जाना। सिस्टम की व्याख्या के बाद धीरे धीरे सब स्वीकार कर लिया। मुश्किलें सबसे बड़ी विकास की वजह होती हैं। नई सुविधाओं से आर्थिक और शारीरिक ताकत दोनों बढ़ी थी। पैसे और हथियार सुरक्षा का एहसास देते हैं, लेकिन रोहन गुप्ता खुद इस मानसिकता के बदलाव को भांप नहीं सका। हे, आपको देखकर उत्साह हो गया हनुमान अंकल। आज क्या सीखेंगे? रोहन गुप्ता ने झेपते हुए पूछा। आज मिशनों पर सीखी और साथियों से मिली कुछ अलग अलग मार्शल आर्ट की चालें सिखाऊंगा। उन शैलियों के मूल सिद्धांत ज्यादा नहीं जानता और बस कुछ चालें पता है, पूरी नहीं। आखिरकार असली लड़ाई में बेकार चालें याद रखने की जहमत नहीं उठाई। जो बची वे काफी हैं। हालांकि कुछ चालें थोड़ी दिखावटी लग सकती हैं, लेकिन काफी अभ्यास और लचीलेपन के साथ अच्छी चोट कर सकती हैं। लेकिन पहले देखूंगा कि अभ्यास में कमी आई या नहीं, हनुमान सिंह ने धीरे धीरे समझाया। बिल्कुल नहीं, लगातार अभ्यास करता रहा, रोहन गुप्ता ने दृढ़ता से कहा। झूठ पर पक्का चेहरा बनाने में और बेहतर होता जा रहा था। जाहिर है यह नहीं माना कि जाने के बाद एक बार भी अभ्यास नहीं किया। लेकिन मांसपेशी स्मृति की बदौलत लंबे समय के बाद भी कमी नहीं आती। इसके अलावा स्तर बढ़ने के बाद चालें और तेजी से होती हैं। पहले से काफी बेहतर कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, पिछली बार की तरह मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, हनुमान सिंह ने सिर हिलाया। झूठ है या सच, लड़ाई में पता चल जाएगा। इस वक्त थोड़ी शर्मिंदगी थी। देश का प्रशिक्षित विशेष दस्ते का सैनिक पूरी ताकत लगाई और एक हाई स्कूल के छात्र से लगभग हार गया। कोई गैरकानूनी चाल नहीं। यही सच था। जब भी याद आता तो अपनी काबिलियत पर शक होता। फौज में सबसे अच्छों में से था, ढेर सारे मिशन, बहुत दुश्मन हराए। लेकिन एक बच्चे से लगभग हार। आम लोगों में छुपी प्रतिभाओं को नकारना नहीं था, लेकिन अब सच मान लिया। कोई बात नहीं, रोहन गुप्ता ने खुशी से कहा। दिखावा करने का मन था। पिछली बार जितनी ताकत लगाने की सोची। पहली बात, चालें मांझने के लिए। दूसरी, हनुमान सिंह को बहुत बुरी तरह हारने न देने के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हनुमान सिंह ने लड़ाई की मुद्रा बनाई। अभी भी बोल रहे थे कि हनुमान सिंह का मुक्का रोहन गुप्ता के सामने था। फिर न्याय का क्या? विशेष दस्ते की शान कहाँ गई? काम की नहीं क्या? रोहन गुप्ता शांत रहा। पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकता था, लेकिन असाधारण चकमा देने की क्षमता और सामान्य से कहीं बेहतर प्रतिक्रिया पर कोई असर नहीं था। आम लोगों से कहीं बेहतर गतिशील दृष्टि ने हनुमान सिंह के मुक्के का रास्ता पकड़ लिया। रोहन गुप्ता की नज़र में हनुमान सिंह का मुक्का, जो दूसरों को बेहद तेज लगता, उतना तेज नहीं था। जाहिर है जानता था कि हनुमान सिंह पूरी ताकत नहीं लगा रहे, शायद धीरे धीरे बढ़ाएंगे। रोहन गुप्ता ने इत्मीनान से बगल हटकर मुक्का चकमा दिया। रोहन गुप्ता का आसानी से अचानक हमला चकमा देना देखकर हनुमान सिंह हैरान नहीं हुए। जानते थे कि पूरी ताकत नहीं लगाई थी। ये सोचते ही हनुमान सिंह ने पैर उठाया और पूरी ताकत की किक रोहन गुप्ता की तरफ मारी। रोहन गुप्ता के होठों के कोने पर मुस्कान आई। अब लड़ाई जैसी लग रही है। पलक झपकते रोहन गुप्ता ने अनायास दायां हाथ उठाकर हनुमान सिंह की किक रोकी। हनुमान सिंह की टांग को ज्यादा चोट न लगे, इसलिए जानबूझकर थोड़ी ताकत कम की। इसके बाद हनुमान सिंह के हमलों की तीव्रता और गति बढ़ती गई। लेकिन रोहन गुप्ता की अजीबोगरीब इंद्रियों और गति के सामने सब बेकार। रोहन गुप्ता बस बचाव नहीं कर सकता था, वो कछुआ नहीं था। इसलिए पलटवार भी करने लगा।
एकदम से हनुमान सिंह को दबाने की जल्दी नहीं थी। धीरे धीरे गति बढ़ाई। पहले तो हनुमान सिंह तालमेल बिठा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रोहन गुप्ता की गति बढ़ी, हनुमान सिंह घबराने लगे। 10 मिनट से भी कम में हनुमान सिंह पूरी तरह बचाव की मुद्रा में आ गए, क्योंकि हमला करने का वक्त नहीं बचा था। कोई भी हमला रोहन गुप्ता पर नहीं लग रहा था, और जब भी हमला करते जोरदार मार जरूर पड़ती। इस वक्त रोहन गुप्ता समझ गया कि लड़ाई खत्म करने का वक्त आ गया। इस हालत में हनुमान सिंह के पास चाहे कितनी भी घातक चालें हों, बेकार थीं। कितनी भी ताकतवर चाल हो, दुश्मन तक पहुंचे नहीं तो बेकार। और रोहन गुप्ता अभी सिर्फ 60% गति इस्तेमाल कर रहा था। तुरंत गति कम से कम 10% और बढ़ाई। अब हनुमान सिंह हरकतें देख तो सकते थे, लेकिन रोक नहीं सकते थे। रोहन गुप्ता के 10 वार, हनुमान सिंह 10 बार लड़खड़ाए। जानते थे कि इस गति पर अगर दोनों के हाथ में चाकू होता तो मरने वाले वही होते। रोहन गुप्ता बस घायल होता, या शायद बाल भी बांका न होता। यह नतीजा मानना मुश्किल था। हनुमान सिंह ने अपनी हालत भांपकर लड़ाई जारी रखने का मन नहीं किया। पीटना मजेदार नहीं होता। एक कदम पीछे हटकर बोले, रुको। सुनते ही रोहन गुप्ता ने तुरंत हमला रोक दिया। छोटे रोहन, तुम्हारी गति काफी तेज हो गई है, हनुमान सिंह ने पूछा। यही सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात थी। गति हो तो अजेय हो जाते हो। हाँ, रोजाना मुक्केबाजी के अभ्यास का नतीजा है, रोहन गुप्ता ने बहाना बनाया। कम से कम वैज्ञानिक तो लगता है। ठीक है, सच में गजब की प्रतिभा है। तारीफ करने का मन नहीं था, लेकिन सच है कि असाधारण हो। मानना होगा, पूरी ताकत लगाऊं तो भी तुम्हारे बराबर नहीं, हनुमान सिंह ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। कहते हैं साहित्य में नंबर 1 नहीं होता और मार्शल आर्ट में दूसरा नहीं, लेकिन यहाँ तो हार मानना ही पड़ी। सच में दंग थे। शायद फौज के उच्चतम स्तर के सैनिक ही रोहन गुप्ता को हरा सकते थे, लेकिन अब उसका भी यकीन नहीं था। हनुमान अंकल, बहुत तारीफ कर रहे हैं, आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है, रोहन गुप्ता ने विनम्रता से कहा। हे, तो और चालें सिखाता हूँ। मुश्किल नहीं है, तुम्हारी काबिलियत देखते हुए अनुमान है कि दोपहर तक मेरी सारी तकनीकें खत्म कर दोगे, हनुमान सिंह ने हंसते हुए कहा। पूरी सुबह हनुमान सिंह ने रोहन गुप्ता को अलग अलग शैलियों की मार्शल आर्ट सिखाई। ताई ची भी शामिल थी, हालांकि अधूरी। आखिरकार ज्यादातर ताई ची स्वास्थ्य रक्षा के लिए है और जान पर खेलने वाले सैनिकों के लिए खास काम की नहीं। नज़दीकी लड़ाई में चाहे हल्के वजन से भारी को हिलाने की कोशिश हो या नरमी से कड़ाई को हराने की, अगर कोई चाकू लेकर आए तो जो तेज प्रतिक्रिया नहीं दे सकते उनके लिए बस एक ही अंत है। हनुमान सिंह को इन नर्म तकनीकों से गति, प्रतिक्रिया या दृश्य क्षमता बढ़ने का कोई तरीका नहीं दिखता था। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। हनुमान सिंह के अनुमान के मुताबिक रोहन गुप्ता ने पूरी सुबह में उनके दिमाग की लगभग सारी चालें सीख लीं। जानते हुए भी रोहन गुप्ता की इस अजीब काबिलियत ने हैरान कर दिया। हालांकि घातक फौजी चालें नहीं सिखाई थीं, लेकिन रोहन गुप्ता की गति और प्रतिक्रिया क्षमता के साथ घातक और साधारण चालों में ज्यादा फर्क नहीं रहता। घातक चालों का मकसद तब होता है जब ताकत का फर्क बहुत ज्यादा न हो। असाधारण प्रतिक्रिया क्षमता और गति के साथ कोई भी प्रभावशाली चाल बेमानी हो जाती है, और रोहन गुप्ता के पास दोनों थे। कहावत है कि गति से बड़ा कुछ नहीं। चाहे रोहन गुप्ता कोई चाल न जाने, इन दो क्षमताओं के साथ उसका हर वार घातक है, क्योंकि दुश्मन रोक ही नहीं सकता। इसलिए हनुमान सिंह ने और सिखाने की जहमत नहीं उठाई। छोटे रोहन, लड़ाई में अब मेरे पास सिखाने को कुछ नहीं बचा। आगे कभी लड़ाई का मन हो तो कभी भी आ जाओ, हनुमान सिंह ने खुशी से कहा। एक लड़ाकू सैनिक होने के नाते हिंसा की थोड़ी प्रवृत्ति थी। स्वास्थ्य पोषण वाली एकरस जिंदगी ज्यादा पसंद नहीं थी, इसीलिए यहाँ व्यायाम कक्ष बनाया था। आमतौर पर लड़ने वाला कोई नहीं होता था और हाथ खुजलाने पर बस सैंडबैग पर मार सकते थे। बराबरी के किसी के साथ मन भर लड़ने का मौका कहाँ मिलता था। रोहन गुप्ता के आने से जो पूरी ताकत झेल सकता था, हनुमान सिंह को थोड़ा उत्साह आया। ठीक है हनुमान अंकल, अभी वक्त बचा है, एक और लड़ाई करें। आप सब चालें इस्तेमाल करो, जो भी हो, रोहन गुप्ता ने सुझाया। जानता था कि हनुमान सिंह ने सब इस्तेमाल नहीं किया था, कई घातक गंदी चालें अभी तक नहीं दिखाई थीं। पहले डर था, लेकिन अब अपनी अजीब गति के सामने हनुमान सिंह ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इसलिए बिना रोक के हनुमान सिंह कितने दमदार हैं, ये जांचना था। ठीक है, लेकिन सावधान रहो, ये चालें काफी खतरनाक हैं, हनुमान सिंह ने थोड़ा सोचकर माना।
यकीन नहीं था कि सिखाई चालें सीख ली जाएंगी। इंसानी शरीर रचना की समझ, हैरान करने वाली मार्शल आर्ट प्रतिभा और बेतुकी गति वाला रोहन गुप्ता अकेले भी ढेर सारी चालें बना सकता था। ठीक है, आओ, रोहन गुप्ता ने गंभीरता से कहा। बोलते ही हनुमान सिंह ने अचानक नीचे साइड किक मारी। पेस में अचानक बदलाव ने रोहन गुप्ता को चौंका दिया। सच में ऐसे शुरू करना ठीक है? रोहन गुप्ता ने एक हाथ से हनुमान सिंह की किक रोकी क्योंकि उसी वक्त दूसरा हाथ सिर की तरफ था। धमाक धमाक, दो आवाज़ों के बाद रोहन गुप्ता ने तुरंत एक कदम पीछे लिया और पूरी तरह सतर्क हो गया। अगर इन चालों में से कोई काम कर गई तो बड़ी चोट पड़ सकती थी। हालांकि डर नहीं था। कुछ दिन पहले मूल ऊर्जा का एक नया काम पता चला था, रक्षा। मूल ऊर्जा को चोट वाली जगह पर केंद्रित करने से काफी अच्छा बचाव मिलता था। आजमा कर देखा, असर था। मूल ऊर्जा की सुरक्षा के साथ सिर पर मार लगने पर बस हल्का दर्द हुआ और फिर कुछ नहीं। सौभाग्य से मूल ऊर्जा में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत की क्षमता भी थी। हालांकि मूल ऊर्जा बहुत सीमित थी, अधिकतम एक हाथ की जगह ढंक सकती थी, लेकिन ऐसी लड़ाई के लिए काफी था। लेकिन अभी मूल ऊर्जा की रक्षा शक्ति ज्यादा नहीं थी। चाकू लगने पर चोट तो जरूर आती। हनुमान सिंह ने रोहन गुप्ता का एक कदम पीछे जाना देखा तो हल्की मुस्कान आए। ये चालें अभ्यास में कभी नहीं इस्तेमाल होती थीं, खुली छोड़ दें तो बड़ी चोट पक्की। असली मिशनों में भी ज्यादातर हथियार इस्तेमाल होते थे, नजदीकी लड़ाई का मौका कम मिलता था। रोहन गुप्ता इन अंतिम उपाय की चालों से निपट सका। हनुमान सिंह बेहद दिलचस्पी से भर गए। हे, इस बार मजा आएगा। हाँ, ये सोचना एक पल में खत्म हुआ। रोहन गुप्ता अभी एक कदम पीछे गया था और पैर जमाए नहीं कि हनुमान सिंह ने फिर हमला किया। बेरहम राउंडहाउस किक, सीधे सिर की तरफ। दिलचस्प है, रोहन गुप्ता भी उत्साहित होने लगा। ये थोड़ा थोड़ा जानलेवा लड़ाई जैसा लग रहा था, बेहद रोमांचक। इसके बाद हनुमान सिंह ने पूरी ताकत से हमले करने शुरू किए, जैसे सच में खत्म करना हो। कोई रोक टोक नहीं। हनुमान सिंह की पूरी ताकत झेलने के लिए रोहन गुप्ता ने पलटवार नहीं किया, बल्कि बस बचाव पर ध्यान दिया। 10 मिनट बाद हनुमान सिंह की नई चालें खत्म हो गईं। घातक चालों में से कोई भी रोहन गुप्ता पर असर नहीं डाल सकी। नतीजा मानना पड़ा कि रोहन गुप्ता की मार्शल आर्ट पूरी तरह हनुमान सिंह से आगे थी। ताकतवर की इज्जत एक लड़ाकू का स्वभाव है। रुको, हनुमान सिंह ने रुकने का इशारा करते हुए लड़ाई के दायरे से एक कदम पीछे हटे। पूरे वक्त वही हमला करते रहे थे। आगे जारी रखते तो रोहन गुप्ता के पलटवार मिलते। मार खाने का मन नहीं था। छोटा ओ। रोहन गुप्ता रुककर हनुमान सिंह को हैरानी से देखा। आंखों में जैसे लिखा हो, रुकने की क्या वजह? लेकिन हनुमान सिंह की शरारती मुस्कान देखते ही रोहन गुप्ता समझ गया। मन में हंसी और बेबसी दोनों आए, लेकिन मानना पड़ा। पलटवार की तैयारी में था जब हनुमान सिंह ने रोका। उस्ताद का आदेश नहीं टाल सकते। हनुमान सिंह के हमलों को अपनी बेहतर गति से रोका था, लेकिन हनुमान सिंह उतने तेज नहीं थे। अगर ताकत और गति पर नियंत्रण जाता तो हनुमान सिंह का बुरा होता। ये घातक चालें चाहे कहीं भी लगें, गंभीर चोट पक्की है। हनुमान अंकल, आप बड़े चालाक हो। रोहन गुप्ता ने हाथ खींचते हुए कड़वाहट से हंसा। हा, इसे बड़ों की समझदारी कहते हैं। हनुमान सिंह खुलकर हंसे। रोहन गुप्ता का चिंतित चेहरा देखकर मन में खुशी आई। हरा नहीं सकते, लेकिन परेशान तो कर सकते हैं। बाबा, रोहन भाई, खाने का वक्त हो गया। तभी एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। हनुमान सिंह का बेटा था। रोहन गुप्ता ने घड़ी देखी, 12 से थोड़ा ऊपर हो चुका था। अच्छा बेटे, छोटे रोहन, खाना खाते हैं। हनुमान सिंह ने बेटे को उठाकर गोल घूमते हुए हंसते हुए कहा। ठीक है, रोहन गुप्ता ने कहा और पीछे चल दिया। वादे के मुताबिक हनुमान सिंह ने भरपूर खाना परोसा। 8 व्यंजन, मुर्गा, बत्तख, मछली, मटन, सब देखकर रोहन गुप्ता आश्चर्यचकित रह गया। पूछने का साहस नहीं था, बस खाना मिले काफी है। हनुमान सिंह की पत्नी इस खाने का महत्व समझती थी। पहले हनुमान सिंह का रोहन गुप्ता को लड़ाई सिखाने पर थोड़ा मन था, लेकिन अब अलग बात थी। परिवार दिवालिया होने से बाल बाल बचा, ये जानते ही रोहन गुप्ता के लिए मन कृतज्ञता से भर गया। बार बार खाना परोसती रहीं। लाखों रुपये बेझिझक निकालकर मदद करने वाले रोहन गुप्ता के लिए ये खाना शायद साधारण था, लेकिन खाना खूब खाते देख राहत मिली। चश्मे वाला नौजवान खाना खाते ही घर चला गया और 1:30 बजे तक वापस आने का वादा किया। हनुमान अंकल, सुनील भाई कैसे हैं? चश्मे वाले के जाने के बाद रोहन गुप्ता ने पूछा।
ठीक है। कुछ दिन पहले मांझी की सर्जरी सफल रही। डॉक्टर ने कहा इस महीने के अंत तक छुट्टी मिल जाएगी। सुनील इन दिनों अस्पताल में उनकी देखभाल कर रहा है। हनुमान सिंह ने जवाब दिया। जब भी याद आता कि रोहन गुप्ता ने लाखों इतनी आसानी से निकाले तो एक अजीब सा एहसास होता। लेकिन सच आंखों के सामने था। अच्छा है, रोहन गुप्ता ने सिर हिलाया। वैसे छोटे रोहन, सुनील के पैसे वापस करने में थोड़ा वक्त लगेगा। जानते हो उसके पास बस मेहनत है, धीरे धीरे कमा कर देगा। चिंता मत करो, वापस जरूर करेगा। सुनील के चरित्र पर भरोसा है। हनुमान सिंह ने फिर जिक्र किया। कोई बात नहीं, बस कुछ लाख हैं, जल्दी नहीं है। हनुमान अंकल, सुनील भाई आगे कैसी नौकरी करने की सोच रहे हैं? रोहन गुप्ता ने फिर पूछा। रोहन गुप्ता का लहजा सुनते ही हनुमान सिंह की पत्नी ने हैरानी से मुंह ढंक लिया। कुछ लाख की इतनी लापरवाही? ये कितना अमीर है? हनुमान सिंह रोहन गुप्ता की बात सुनते ही उसका मकसद समझ गए और हैरानी से पूछा। क्या सुनील को नौकरी दिलाना चाहते हो? हाँ, अगर कोई उचित पद हो तो सोच सकते हैं, रोहन गुप्ता ने कहा। यह जरूरी था। मन में सोच रहा था कि एक सेक्रेटरी और अंगरक्षक की जरूरत होगी। अभी इतने पैसे होने पर सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाना ठीक नहीं। सुनील को काम न हो तो उसके पास आने को कह सकते हैं। बस मेहनत करने की इच्छा और ईमानदारी चाहिए। पैसे और नौकरी दोनों की कमी नहीं। हनुमान अंकल, सुनील भाई को बता दीजिए, रोहन गुप्ता ने आगे कहा। ये सुनकर हनुमान सिंह और उनकी पत्नी दोनों चुप हो गए। एक छोटे से लड़के से लगातार इतना एहसान मिलना बेशक असहज था, लेकिन यह मदद सच में जरूरत की थी। सुनील के लिए एक नई शुरुआत का मौका था। ठीक है, सुनील को बताऊंगा, उसे जरूर खुशी होगी, हनुमान सिंह ने कहा। ठीक है, अगर आने का फैसला करे तो हफ्ते भर के अंदर बताना, रोहन गुप्ता ने कहा। खाने के बाद रोहन गुप्ता ने विदाई ली। हनुमान सिंह का परिवार गेट तक छोड़ने आया। जाते हुए रोहन गुप्ता ने मन में सोचा, एक सेक्रेटरी ढूंढना बाकी है। सुनील चौहान अंगरक्षक और ड्राइवर का काम कर सकता है, लेकिन सेक्रेटरी का काम? फौजी पृष्ठभूमि से ये थोड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा अभी बस यही था। ललित भाई से दोस्ती और शेंग टैंक की शुरुआत को देखते हुए 2-3 लोगों की टीम की जरूरत होगी। आगे जब कारोबार बड़ा होगा तो और भी चाहिए होंगे। कुछ दिन बाद सोमवार से स्कूल शुरू हो गया। 5वीं मासिक परीक्षा आने वाली थी, इसलिए पढ़ाई का माहौल और तेज था। वैसे भी बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही थी। सोमवार सुबह रोहन गुप्ता ने स्तर 3 के नए सिस्टम अनुशंसित ग्राहक से पहली बार मिला। इस बार देखा कि वह एक युवा था जो एक छोटी चमड़े के सामान की फैक्ट्री चलाता था और नकद की जरूरत थी। पिछले महीने राज शाह से मिली वापसी देखकर रोहन गुप्ता ने ध्यान दिया कि सिस्टम अनुशंसित ग्राहकों की वापसी की रकम और ब्याज हमेशा एकदम सही थी। एक पैसे की भी कमी नहीं। ये देखकर रोहन गुप्ता को सिस्टम की छुपी ताकत का एहसास हुआ। सिस्टम अनुशंसित ग्राहकों में से किसी ने भी कभी देरी नहीं की थी, इसलिए इस बार जल्दी से काम निपटाया और स्कूल की तरफ चल दिया। हाँ, यही सोच रहा हूँ, रोहन गुप्ता ने सिर हिलाया। तुम? ठीक है, उसे बुलाता हूँ, तुम दोनों बात करो। हनुमान सिंह ने बीच में बात रोकी। पूछना था कि कैसा काम है, लेकिन ये रोहन गुप्ता की निजी बात होगी और शक का एहसास होता। अभी बस सुनील को बुलाते हैं, बगल में देखते रहेंगे। इस उलझी स्थिति में जहां सुनील चौहान रोहन गुप्ता का भारी एहसान तले दबा था, चाहे काम थोड़ा खतरनाक हो या गैरकानूनी, हनुमान सिंह का अनुमान था कि सुनील मना नहीं करेगा। यही एहसान तले दबे होने की तकलीफ है। हनुमान सिंह ने मन में आह भरी। बस उम्मीद थी कि रोहन गुप्ता सुनील को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वरना कुछ कर नहीं पाते। इतना बड़ा एहसान पाने के बाद सुनील के स्वभाव से जानते थे कि जब तक अपनी सबसे बड़ी सीमा न टूटे, काम जरूर मानेगा। अभी बुलाएं? अभी मांझी की सर्जरी हुई है, रोहन गुप्ता ने माथे पर बल डालते हुए कहा। तर्क की दृष्टि से डॉक्टर और नर्स होने पर सुनील का थोड़ी देर के लिए आना ठीक था, लेकिन भावनात्मक रूप से मां की सर्जरी के बाद बेटे का पास होना जरूरी लगता था। कोई बात नहीं, डॉक्टर ध्यान रख रहे हैं और समर्पित नर्स है, टीवी भी है। मांझी को जब तक नाटक देखने को मिले खुश हैं, हनुमान सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। कहते ही हनुमान सिंह ने सामने ही सुनील चौहान को फोन किया। रोहन गुप्ता का इंतजार है, ये सुनते ही सुनील फौरन चल दिया। 15 मिनट में सुनील चौहान दुकान पर आ गया। अभी भी वही कपड़े थे।
हालांकि रोहन गुप्ता ने कुछ खरीदने को कहा था, लेकिन सुनील बेहद किफ़ायती था और नए कपड़े नहीं खरीदे। बस जो थे उन्हें धोकर बाल छोटे करा लिए, एकदम सुव्यवस्थित। उस वक्त रोहन गुप्ता और बाकी खाना खा ही रहे थे। हनुमान सिंह बियर पी रहे थे। रोहन गुप्ता पे इस जिंदगी में कोई गम नहीं था जो डुबोना हो, और ज़रूरत के अलावा सिगरेट शराब में रोमांच ढूंढना पसंद नहीं था। सबसे बड़ी बात, क्या वापसी से ज़्यादा रोमांचक कुछ हो सकता है? हनुमान भाई, भाभी, सुनील चौहान ने अभिवादन के बाद रोहन गुप्ता से दिल से कहा। छोटे रोहन, शुक्रिया। अभी सुनील को देखकर उसकी काबिल छवि ध्यान खींची। पिछली बार से आत्मा बिल्कुल अलग थी। सच में देश के प्रशिक्षित फौजी थे। समग्र गुणवत्ता वाकई ऊंची थी। खासकर सुनील से हल्की सी हत्या की आभा महसूस हुई। कई लड़ाइयों और हनुमान सिंह से परिचय के बाद इस आभा को पहचानने की क्षमता तेज हो गई थी। समझ आया कि यह कोई आभा नहीं बल्कि जीवन का दृष्टिकोण ऊंचा होने पर स्वाभाविक रूप से निकलने वाली संवेदना है। जैसे एक बड़े हत्यारे की नज़र में जीवित और मृत में ज्यादा फर्क नहीं, एक हिल सकता है दूसरा नहीं। ये भाव उनकी आंखों में जीवन के प्रति लापरवाही में और चेहरे पर जीवन दृष्टि के उत्थान में दिखता है। सुनील भाई, बैठो, थोड़ी सी मदद थी। मांझी की तबीयत कैसी है? रोहन गुप्ता ने खाली सीट की तरफ इशारा करते हुए हंसकर कहा। इस वक्त हनुमान सिंह की पत्नी ने नई कटोरी और चॉपस्टिक रखी और सुनील को बियर दी। बहुत अच्छी है। कुछ दिन पहले सर्जरी सफल रही। डॉक्टर ने कहा महीने के अंत तक छुट्टी मिल जाएगी। सुनील ने बैठते हुए कहा। हाँ, अच्छा है। कोई दिक्कत तो नहीं? रोहन गुप्ता ने सिर हिलाते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं। सच में बहुत शुक्रिया। सुनील चौहान ने फिर शुक्रिया कहा। शुक्रिया मत कहो, फिर कहा तो बुरा मानूंगा। वैसे सुनील भाई, आगे का क्या इरादा है? रोहन गुप्ता ने फिर पूछा। मैं शहर में काम ढूंढकर पैसे कमाने का सोच रहा हूँ। गांव में ज्यादा मौके नहीं। मांझी को यहीं छोड़कर जाऊंगा, सुनील चौहान ने कहा, और कुछ लाख के कर्ज का ख्याल आते ही सिर भारी हो गया। पछतावा नहीं था। अपने इकलौते रिश्तेदार के लिए और भी कर्ज उठाने को तैयार था। अभी गांव वापस जाना नहीं था। जिले में भी मौके कम और तनख्वाह बेहद कम थी, इसलिए शहर में आजमाना होगा। तो ठीक है, मेरे पास एक काम है, देखना चाहोगे? रोहन गुप्ता ने सीधे मकसद पर आते हुए कहा। करूंगा, जो काम बताओगे करूंगा, सुनील चौहान ने बिना सोचे कहा। सुनील भाई, डर नहीं लगता कि मैं बुरा इंसान हूं? सुनील चौहान की सीधी हाँ देखकर रोहन गुप्ता हैरान हुआ, बिना कुछ पूछे मान लिया। भरोसा है, सुनील चौहान ने रोहन गुप्ता को गंभीरता से देखते हुए कहा। ये दिल की बात थी। कभी कभी चाहे कोई कितना भी छुपाए, कुछ लोगों को धोखा नहीं दे सकते। और सुनील चौहान में ये क्षमता थी। इन लोगों को न पिछले काम की परवाह है न कही बातों की। चाहे कितना भी शातिर हो या बेहतरीन अभिनेता, ये एक नज़र में इंसान की असलियत देख लेते हैं। बस अपने सहज भाव पर निर्भर रहते हैं। सुनील चौहान को अपनी इस परखने की क्षमता पर पूरा भरोसा था। पूरी जिंदगी में कभी गलत नहीं पड़े और यह बात किसी को नहीं बताई थी। मन से यकीन था कि रोहन गुप्ता बुरा इंसान नहीं। सुनील चौहान के इस भरोसे से हनुमान सिंह भी हैरान हुए। उन्हें सुनील की परखने की क्षमता नहीं पता थी। बस लगा कि सुनील के शब्द बस एहसान वापस करने की बात नहीं थे, सच्चा भरोसा था। लेकिन इस भरोसे की वजह समझ नहीं आए। ठीक है, मुझे एक अंगरक्षक और ड्राइवर चाहिए, रोहन गुप्ता ने संतुष्टि से कहा। पहचाना और भरोसा मिला तो मन में अजीब खुशी आई। ड्राइवर? सुनील चौहान हैरान हुआ। उम्मीद नहीं थी कि रोहन गुप्ता एक काम ढूंढने में मदद करेगा। सोचा था कि ड्राइवर बनाना चाहता है। एक छात्र को ड्राइवर की क्या जरूरत? इसके अलावा रोहन गुप्ता के पास गाड़ी भी नहीं थी। क्षमता पर शक नहीं था, बस तालमेल नहीं बैठ रहा था। अंगरक्षक? हनुमान सिंह ने हैरानी से कहा। रोहन गुप्ता की मौजूदा काबिलियत देखते हुए अंगरक्षक? इस मार्शल आर्ट क्षमता के साथ हनुमान सिंह और सुनील दोनों मिलकर भी मुश्किल से टक्कर दे पाते। हाँ, जानते हो ना, मेरे पैसे घर के नहीं, खुद कमाए हैं। एक कंपनी खोली है, वहां से शुरू करो। आमतौर पर ज्यादा काम नहीं होगा। कोई जरूरी बात हो तो बुलाऊंगा। रोहन गुप्ता ने थोड़ी जानकारी दी। मंजूर है, शुक्रिया छोटे रोहन। ओह नहीं, बॉस रोहन, सुनील चौहान ने कहा। काम जायज था, पसंद आया। साथ ही रोहन गुप्ता की रक्षा करने की खुशी भी थी। मन में तय किया कि हर हाल में रोहन गुप्ता को नुकसान नहीं होने देगा। हालांकि अगर रोहन गुप्ता की असली काबिलियत पता होती तो शायद इतना उत्साह न होता।
उस वक्त कौन किसकी रक्षा करेगा पता नहीं। हाँ बॉस क्या, बस छोटे रोहन कहो, बॉस कहने से दूरी आती है। रोहन गुप्ता ने खुलकर हंसते हुए कहा। आखिरकार एक ऐसा इंसान मिला जो भविष्य में करीबी बन सकता है। थोड़ा उत्साह आया, जैसे ललित भाई के पास गंगी और बंदर थे, आखिरकार उसके पास भी एक अंगरक्षक आया। ठीक है, सुनील चौहान ने माना। रोहन गुप्ता को दूरी पसंद नहीं तो जिद नहीं करेगा, लेकिन उचित सम्मान तो रहेगा। अभी निजी स्तर पर छोटे रोहन था। एक बार काम शुरू होने पर बस छोटे रोहन कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये बाद में बदल सकते हैं। ठीक है, आज दोपहर तुम मेरे साथ गाड़ी खरीदने चलो और कुछ काम निपटाओ। कल कंपनी में आकर दाखिले की प्रक्रिया पूरी करो। अभी का मुख्य काम मांझी के पास रहना है। मैं अभी स्कूल में हूँ इसलिए ज्यादा काम नहीं होगा। आगे बाहर कमरा किराए पर लेकर मांझी को रखना, कंपनी रहने का खर्च देगी। रोहन गुप्ता ने कहा। अब यूरो आने के साथ पैसे बचाने की सोच छोड़ दी थी। कुछ करोड़ तो पानी की बूंद थे। आगे पैसे बनाने की रफ्तार सोचते ही रोहन गुप्ता में उत्साह आया। ओह यार, इस बार अच्छी गाड़ी खरीदनी है। जाहिर है, स्पोर्ट्स कार में रुचि नहीं थी, एसयूवी या सेडान पसंद थी। पिछली जिंदगी में आर्यन पटेल की लैम्बोर्गिनी चलाई थी जो बेहद असहज लगी। अंदर बैठकर बेहद घुटन हुई। तब से स्पोर्ट्स कार से कोई लगाव नहीं। शुक्रिया, सुनील चौहान ने कृतज्ञता से कहा। तनख्वाह कितनी होगी यह नहीं पूछा, पूछने में झिझक थी। इसके अलावा भरोसा था कि रोहन गुप्ता गलत नहीं करेगा। शुक्रिया किस बात का? हनुमान अंकल, मेरा राज रखना। मामा को अभी नहीं पता मेरी कंपनी के बारे में। उन्हें लगता है बस ढाबे में हिस्सेदारी है। रोहन गुप्ता ने हनुमान सिंह की तरफ मुड़कर कहा। बेफिक्र रहो, राज रखूंगा। हनुमान सिंह ने वादा किया। साथ ही मन में मामा संजय शर्मा से माफी मांगी। अब पूरी तरह रोहन गुप्ता के पक्ष में थे। ठीक है, रोहन गुप्ता ने कहा। इसके बाद खाना खाते रहे। दोपहर में गाड़ी चलानी थी इसलिए सुनील चौहान ने एक जाम के बाद और नहीं पिया। खाना खत्म होने पर 1:30 बज चुके थे। गाड़ी की शोरूम दोपहर की शिफ्ट में खुली होगी यह सोचकर रोहन गुप्ता ने सुनील चौहान के साथ गाड़ी खरीदने की योजना बनाई। फिर राज शाह की फैक्ट्री में पैसे लेने जाना था। ये क्रम रोहन गुप्ता को थोड़ा अजीब लगा। वह बन रहा था एक कर्ज वसूलने वाला। रोहन गुप्ता को लगा जैसे खलनायक बन रहा है, लेकिन यहाँ नायक तो मैं हूं ना। इस बार रोहन गुप्ता ने एक साधारण सी गाड़ी खरीदने का सोचा था। आखिरकार साल 2005 की शुरुआत थी और पसंदीदा कई मॉडल अभी आए ही नहीं थे। लाखों की लग्जरी गाड़ी? नहीं, उतना पागल नहीं हुआ। इतना दिखावा करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि पैसों के स्रोत की जांच होती तो बड़ी मुश्किल होती। हालांकि सरकारी नौकरी नहीं थी इसलिए भ्रष्टाचार का डर नहीं था, लेकिन किसी जिज्ञासु इंसान को जांचने से रोका नहीं जा सकता। इसलिए कम प्रोफाइल रखना बेहतर था। ज्यादा दिखावा आसानी से नजरें खींचता है। अगर कोई बच्चा लाखों की गाड़ी चलाता दिखे तो हर कोई उसकी पृष्ठभूमि खोदेगा। एक बार खोदने पर बात हो सकती है, अरे यहाँ कुछ माल है, पैसे बनाने का तरीका बताओ। नहीं बताते तो कैद करो, निचोड़ो, परेशान करो। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर था, लेकिन ये जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी। जिन असली बैंकरों के बारे में जानता था वे बेहद कम प्रोफाइल रखते थे, मीडिया में बहुत कम दिखते थे। जो दिखते थे वे ज्यादातर पेशेवर मैनेजर थे, जबकि असली मालिक चुपचाप दौलत बनाते रहते। इसलिए कुछ लाख की ठीक ठाक गाड़ी सही रहेगी। सस्ती नहीं, बस मध्यम। जब और ताकत हो तो थोड़ा और दिखावा होगा। थोड़ी देर में जयपुर के गाड़ी बाजार पहुंचे। कई शोरूम थे लेकिन लाखों की लग्जरी गाड़ियां बहुत कम थीं। वे तो बस प्रांतीय राजधानी और बड़े शहरों में ही मिलती थीं। गाड़ी का फैसला पहले से हो चुका था। मर्सिडीज या BMW? नहीं, बहुत दिखावटी हैं, नए नए अमीरों का खेल। इसके अलावा अभी के मॉडल पसंद नहीं थे। इतने सारे मॉडल देखने के बाद ये बोरिंग लगते थे। ऑडी A6 बेहतर था, कम प्रोफाइल और आरामदेह, नेताओं की पसंदीदा गाड़ी, बाहर ले जाने में कोई शर्म नहीं। वोल्क्सवैगन के शोरूम में घुसते ही देखा, वाह, बेहद भीड़ थी। नए साल की छुट्टी में जरूर ऑफर होंगे इसलिए बहुत लोग आए थे, लेकिन ज्यादातर बस देखने आए थे। इससे एक समस्या थी, ज्यादातर लोगों के लिए कोई सेल्स पर्सन नहीं था। हर गाड़ी के पास एक सेल्स पर्सन पूरी भीड़ को समझा रहा था। रोहन गुप्ता और सुनील चौहान भी बिना किसी के खास ध्यान के अंदर घूमते रहे। हाँ, मुंबई के लग्जरी कार शो जैसा माहौल था। जब तक पूछो नहीं कोई पास नहीं आता। तो खुद ही देखते हैं।
रोहन गुप्ता और सुनील चौहान ने अंदर चक्कर लगाया। बाकी गाड़ियां खास नहीं लगी, बस ऑडी A6 अच्छी लगी। पास खड़े होकर देखा तो संतोष हुआ। क्लासिक हमेशा क्लास वाले होते हैं। अफसोस था कि पसंदीदा BMW X6 और मर्सिडीज S सीरीज के कुछ मॉडल नहीं थे, रेंज रोवर और कैडिलैक तो बिल्कुल नहीं। तो अभी A6 ही सबसे बेहतर था। उस वक्त एक सेल्सवुमन एक सोने चांदी से लदे रईस को पूरी लगन से समझा रही थी। ये देखकर रोहन गुप्ता को मन में थोड़ी हंसी आई। पैसे की ताकत। वैसे रोहन गुप्ता इसे नीचा नहीं देखता था। हर ईमानदार काम की इज्जत होनी चाहिए। डकैती चोरी तस्करी छोड़कर कोई काम छोटा नहीं। हर काम बस अलग अलग किस्म के लोगों की सेवा करता है। और शर्म छोड़कर पैसे कमाने में क्या बुराई है? कुछ पाने के लिए कुछ देना ही पड़ता है। ठीक है यार, माफ करो, इस तरफ देखना बंद करो। रोहन गुप्ता ने उस सेल्सवुमन से पूछा। क्षमा करें, यह महाशय पहले आए हैं इसलिए उनकी प्राथमिकता है। सेल्सवुमन ने रोहन गुप्ता को सरसरी नज़र से देखकर हल्की तिरस्कार से जवाब दिया। वह रईस की खिदमत में थी, कोई रुकावट नहीं चाहती थी। ठीक है, नाक छूकर थोड़ा असहज हुआ लेकिन गुस्सा नहीं आया। आखिरकार रईस सच में पहले आया था। सही हो या गलत, इस बात पर झगड़ने का कोई फायदा नहीं था। वक्त बर्बाद होता और मूड खराब। घाटे का सौदा। क्या इस मॉडल का स्टॉक है? रोहन गुप्ता ने पूछा। है, नए साल के ऑफर में हर मॉडल का काफ़ी स्टॉक है। और सेल्सवुमन उत्साह से बोलने लगी। लेकिन रोहन गुप्ता और सुनने में रुचि नहीं थी। बस स्टॉक है ये काफ़ी था। इस सेल्सवुमन को कमीशन देने का मन भी नहीं था। शुक्रिया, ये कहकर रोहन गुप्ता रिसेप्शन की तरफ मुड़ गया। सेल्सवुमन की आंखों में हल्की नाराज़गी और तिरस्कार आई। उसे लगा यह नौजवान गाड़ी खरीदने की हैसियत नहीं रखता। जल्दी से रईस की ओर ध्यान लगा लिया। रिसेप्शन के पास पहुंचते ही एक आकर्षक लड़की नजर आई जो कार शोरूम की यूनिफॉर्म में हल्के मेकअप के साथ खड़ी थी। उम्र कोई 20 साल। खूबसूरत और चमकीली, देखने में अच्छी लग रही थी। सबसे दिलचस्प बात थी उसके चेहरे पर कभी कभी आने वाला हल्का सा भोलापन जो रोहन गुप्ता को रिया शर्मा की याद दिला रहा था। वह समय समय पर दरवाजे की तरफ झांकती थी और खुद से ग्राहकों के पास नहीं जा रही थी। पहले लगा कि किसी का इंतजार कर रही है, लेकिन फिर देखा कि हर आने वाले को ध्यान से देखती है। समझ आया, वह ग्राहक चुन रही थी। समझदार लड़की, ये था रोहन गुप्ता का पहला प्रभाव। कोई बात नहीं, चाहे जो हो, जब तक रवैया उस पिछली सेल्सवुमन जैसा ना हो। किससे भी खरीदें, गाड़ी तो खरीदनी ही है। दीदी नमस्ते, सुना है काले रंग की ऑडी A6 का स्टॉक है? रोहन गुप्ता ने सीधे जाकर मुस्कुराते हुए पूछा। पैसे होने पर बात करने में एक अलग दिलेरी होती थी। है, क्यों? आकर्षक लड़की ने रोहन गुप्ता को थोड़े उलझन से देखा। गाड़ी खरीदेगा, यकीन नहीं था। दरवाजे से घुसते ही अंदाजा लगा लिया था। पीछे सस्ते कपड़ों में एक मजबूत आदमी। ये जोड़ी साफ बता रही थी कि छोटा बड़े के साथ घूमने आया है, गाड़ी खरीदने की नहीं। तो एक दे दो, रोहन गुप्ता ने लापरवाही से कहा। तुम? वो सेल्सवुमन वहां थी, उससे क्यों नहीं खरीदा? लड़की एक पल हैरान हुई, फिर संभलकर यह सवाल पूछा जिससे रोहन गुप्ता खुद हैरान हो गया। इस लड़की की सोच कहाँ जाती है? जाहिर है उसकी कमीशन न छीनने की ईमानदारी थी। उसका रवैया ठीक नहीं था। रोहन गुप्ता ने सच बताया। हे भाई, शुक्रिया जो मुझसे खरीद रहे हो। उसके शब्द सुनकर लड़की खुशी से खिल उठी, जैसे बिना कुछ किए खरगोश चलकर आ गया। साथ खड़ी दो सहकर्मियों की आंखें फटी रह गईं जो पहले उसके यूं खड़े रहने पर नाक भौहें चढ़ा रही थीं। मेहनत करने वाली सेल्सपर्सन इस पर जरूर जलती होगी। कोई बात नहीं, वैसे ग्राहकों को खुद नहीं समझाती? यहाँ खड़ी क्यों हो? मुझ जैसे भोले को फंसाने का इंतजार था? रोहन गुप्ता से रहा नहीं गया। वैसे मेरा नाम दीपाली जोशी है, दीपाली दीदी बोल सकते हो। यहाँ इतनी भीड़ में सबको एक साथ बेचने की कोशिश करना थका देता है और सफलता दर भी कम होती है। अमीर लोग तो अलग ध्यान चाहते हैं ना, इसलिए मैं देखती हूँ कि किसके पास पैसे हैं और फिर पास जाती हूँ। दीपाली जोशी ने बेझिझक समझाया। चेहरे पर भाव था जैसे कह रही हो, देखो मैं कितनी चालाक हूँ। ये घमंडी पर भोलेपन का मिला जुला भाव रोहन गुप्ता को और ज्यादा रिया शर्मा की याद दिला रहा था। ओह, मेरा नाम रोहन गुप्ता है। दीपाली दीदी, आप इतनी चालाक हो यह नहीं सोचा था। रोहन गुप्ता ने मजाक किया। हे रोहन भाई, ये चालाकी नहीं, समझदारी है।
जीतने के लिए ज्यादा सफलता दर वाले काम करना बेहतर है बजाय सब पर ऊर्जा बर्बाद करने के। गलत है क्या? दीपाली जोशी ने थोड़े गर्व से कहा, लेकिन लहजा इतना स्वाभाविक और सच्चा था कि रोहन गुप्ता को बुरा नहीं लगा, बल्कि दिलचस्प लगा। हाँ, बात में दम है। हर जगह जाल बिछाना ठीक नहीं, इससे लगता है मानदंड नहीं, साफ लक्ष्य नहीं, आत्मविश्वास नहीं। दीपाली दीदी सही कह रही हैं। रोहन गुप्ता ने सच में सहमति दी। हाँ, चालाक मत कहो, ये समझदारी है। जीतना हो तो सब पर ध्यान देने का वक्त और ऊर्जा कहाँ? मुख्य बातों पर ध्यान देना बेहतर नहीं। और देखो, इस तरह एक फायदा और है। दीपाली जोशी का चेहरा अचानक गंभीर से शरारती हो गया और रोहन गुप्ता को थप्पड़ खाने का मन हुआ। कौन सा फायदा? रोहन गुप्ता ने साथ देते हुए पूछा। मैं सुंदर हूं, दीपाली जोशी ने भौं उठाकर घमंड से मुस्कुराते हुए कहा। दीपाली दीदी, थोड़ी तो विनम्रता रखो। रोहन गुप्ता ने आंखें घुमाईं। इस लड़की में घमंड काफी था, लेकिन मानना पड़ेगा कि उससे बात करना बेहद मजेदार था। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार और रोमांचक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहिए माइथोरा।